यस सर। हाँ, तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास तक हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मुगलों के बारे में, और अभी हमारा क्लास वही चल रहा है, मुगल पॉलिटिक्स। क्यों पॉलिटिक्स? क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड इकोनॉमी, पॉलिटिक्स डिसाइड कल्चर, पॉलिटिक्स डिसाइड सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट। तो पॉलिटिक्स ही सब कुछ डिसाइड करता है, इसलिए हम पहले पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य या शासन या सरकार पॉलिटिक्स पर ही निर्भर करता है। तो हम लोग मुगल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लगता होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं। इससे पहले के प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे राजनीतिक शुरुआत हुआ था। अकबर का राजनीतिक बाबर का हम लोगों ने राजनीतिक प्रयास देखा था कि बाबर ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तीन चीज देखा था हम लोगों ने। एक तो देखा था कि हुमायूं का व्यक्तित्व कैसा था। दूसरा देखा था कि हुमायूं के समक्ष चुनौती कौन सी थी। यही बात किए थे ना। सिर्फ यही दो डायमेंशन पे बात किए थे। तीसरा हमने बोला था कि इन्हीं दो चीजों से भारत का या मुगल राजनीति का भविष्य निर्धारित होने वाला है कि मुगल राजनीति कैसा होगा। यानी मुगल राज्य पूरे भारत में विस्तृत होगा, स्थापित होगा, अस्थायी होगा, या फिर टेम्पोररी होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मुगल राज के सामने नई नई समस्या आने वाली है, और उन समस्याओं पर क्या हुमायूं नियंत्रण स्थापित कर पाता है। ऐसी सारी बातें पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप पिछले क्लास में होंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो व्यक्तित्व क्यों समझे थे, चुनौती क्यों समझे थे, ताकि हमको पता चल सके कि क्या क्या 1500 कब से हुमायूं कब सत्ता में हासिल हुआ, कब ये बना, सुल्तान बना। 1530 से कब तक, 55 तक हम उसकी कहानी देखने वाले हैं। यानी कि भारत की राजनीति में हुमायूं। पृष्ठभूमि आपको पता है वो कैसा व्यक्तित्व का है, ये भी आपको पता है कि उसके समक्ष कितना बड़ा चुनौती है। शेर शाह, गुजरात का बहादुर शाह, इधर इधर राजपूत, इस तरह की चुनौतियां उसके सामने है। अब उन्हीं चुनौतियों पर बात करते हैं, और उन चुनौतियों पर कैसे हुमायूं के द्वारा विजय हासिल किया जाता है। वही है हुमायूं का पॉलिटिकल कैरियर या राजनीतिक जीवन। किसी भी अगर लोकतांत्रिक शासन में देखा जाए तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन का या किसी भी लोकतांत्रिक शासन में किसी राजनीतिक दल का उपलब्धि क्या होता है? चुनाव में विजय हासिल करना। राजनीतिक दल का माइक ऑफ करो अपना, कौन माइक ऑन किया है? तो लोकतांत्रिक कोई अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, ऑडियो ऑन है। तो किस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी भी दल का जो राजनीतिक परीक्षण होता है या परीक्षा होता है वो होता है चुनाव में विजय हासिल। अगर चुनाव में विजय हासिल कर देता है दिन वो सफल राजनीतिक पार्टी हो जाता है, और वो शासन या सरकार में शामिल हो जाता है और सरकार और सत्ता का भोग करता है। इसी तरह से राजतंत्रीय शासन प्रणाली में किसी भी राजवंश के सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को, जिसको बादशाह या सुल्तान या राजा बनना है, उसको युद्ध के माध्यम से क्षेत्रीय राज्यों पर अपनी प्रभुसत्ता। ज्योति माइक ऑफ करो। ज्योति, ज्योति कौन है इसमें? ज्योति प्लीज। हाँ आदर्श, ठीक है। तो माइक अपना अपना ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो लोकतंत्र में जहां पे चुनाव के द्वारा सरकार सत्ता हासिल किया जाता है, वहीं राजतंत्र में हम क्या करते हैं? युद्ध करके दूसरे राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तब जाकर के हमारी सिद्धि होती है कि हम राजनीतिक रूप से परिपक्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब हुमायूं के सामने भी यही समस्या है, हुमायूं को भी यही साबित करना है। तो उसके सामने चुनौती क्या है?
पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। हुमायूं बैठा है आगरा में, इसकी 2 राजधानी है, पहला आगरा और दूसरा दिल्ली। अब एक एक करके हम हुमायूं की राजनीतिक विजय की बात करते हैं। समझ लो ये लोकतंत्र का चुनाव है। अलग अलग राज्यों में जैसे बीजेपी है, बीजेपी गुजरात से शुरू की और कहाँ पहुंच गई। नरेंद्र मोदी अपना पॉलिटिकल करियर गुजरात से शुरू किया, आज दिल्ली पे पहुंच के पूरे भारत में हुकूमत कर रहे हैं और आज ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर बने हुए, टॉप में वन। सोचो, यही पॉलिटिकल करियर है। देन हुमायूं भी अपना शुरू किया पॉलिटिकल करियर सुल्तान या बादशाह के रूप में 1530 से। अब एक एक करके वो क्षेत्रों को विजय हासिल करना शुरू कर रहा है। इसकी जिंदगी जो है अजब तरह की है। दरअसल यहाँ पे हम इसको बार बार राहुल गांधी के बारे में जिक्र करते हैं कि इसका व्यक्तित्व तो थोड़ा सा राहुल गांधी से मिलता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1530 से लेकर के अगर आप देखें तो 1536 तक इसका जीवन अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा क्योंकि ये छोटे छोटे राज्यों को विजिट करता चला गया। ये गुजरात, ये बिहार, इस तरह से छोटे छोटे राज्यों को, इधर बुंदेलखंड, इस तरह से राज्यों को विजिट करता बेचारा चला गया। जैसे 2019 के या विधानसभा का जब चुनाव होता है तो राहुल गांधी की कहीं कहीं सरकार बन जाती है। जैसे कांग्रेस में बन गया है, राजस्थान में बन गया है, एमपी में बन गया था, छत्तीसगढ़ में बना था। तो क्षेत्रीय या राज्य विधानसभा के चुनाव में उसको विजय मिल गया। अब विजय मिल गया तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली फतह कर ले, लोकसभा का चुनाव में भी बहुमत ले आएगा। तो इसके साथ भी यही हुआ। 1530 से 36 तक हुमायूं ने छोटे छोटे राज्यों पर विजय हासिल कर ली, लेकिन असली समस्या तब आया जब इसका पंगा पड़ा बिहार के शेरशाह से। अब यहां से इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब समझ लो यहाँ पे शेरशाह को नरेंद्र मोदी, इधर राहुल गांधी। अब इतना विराट पुरुष और दूसरी तरफ ये। अब शेरशाह स्ट्रगल करके बना था और ये एयर ड्रॉप थे। पिता के कैसा व्यक्तित्व, कैसा चरित्र वाले थे, आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपको पता है। चलिए अब देखते हैं इनके राजनीतिक विजय की कहानी। इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है सबसे पहले अपने परिवार से। हुमायूं का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है सबसे पहले अपने परिवार से। कैसे? सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपने भाइयों के बीच में अपने राज्य की बंटवारा कर देते हैं। जो इन्होंने बाबर से हासिल किया था राज्य, उसको अपने भाइयों के बीच में बांट देते हैं। अपने भाई कामरान को हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो, कौन है? अरे कितना पढ़ा दिए सर। ये कौन बोल रहा है? सर मैं प्रीति। अच्छा, प्रीति बाबू लेट से आई है तो हमको लगता है शायद 10 मिनट पहले ही क्लास शुरू हुआ है। सर रिवाइज सर फिर से हो सकता है? अब नहीं हो सकता है, फिर हम लोग छूट जाएंगे। आज भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा बच्चा। सर पूरी आपकी कहानी सर क्लास लेट हो गई। आपको वीडियो मिल जाएगा पोर्टल पे, ठीक है सर? आप हिस्ट्री के ग्रुप पर ही डाल दीजिए वीडियो। ठीक है, हिस्ट्री के ग्रुप पर ही डाल देंगे, ठीक है। अभी धीरज से सुन लो, नहीं तो फिर आज अनकम्प्लीट हो जाए। ग्रुप नहीं है, हम लोग इस ग्रुप में ऐड नहीं है। अभी लिंक भेजिए सर। अभी तो लिंक भेजा गया है। आप लोग लेट से ज्वाइन करते हैं तो फिर मिस हो जाता है, तो फिर मेरा क्लास लगा देते हैं। क्लास चल रही थी, दूसरी क्लास, तो वो कंप्लीट करके फिर इधर आए। यस सर, डीएन का क्लास चल रहा था। प्लीज दोबारा से लिंक भेज दीजिए, वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, कोई की जिसके पास लिंक है भेज दो भाई, हमारे पास तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे पास नहीं है, जिसके पास है वो प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट उसी के लिए, इसके बाद भी आप लोगों का क्लास है। ये देखो लिंक भेज दिया, कमल भेज दिया लिंक, ले लो आप लोग, ठीक है। सर इस लिंक पे क्या है? ये व्हाट्सएप में जुड़ने का लिंक है। जी सर, धन्यवाद। तो इसमें सारी जो अभी तक क्लासेस हुई है वो सारी क्लासेस आ जाएंगी ना पीडीएफ फॉर्म में? पीडीएफ फॉर्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा क्लास पीडीएफ फॉर्म में नहीं होता है, मेरा क्लास लाइव होता है। जो हम बोल रहे हैं वही दिमाग में बैठाते चलो। बाकी और आपको जो बुक मिला हुआ ना पाठशाला की ओर से, सर बुक्स अभी तक आई नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, आ जाएगा। तो जो भी आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अलग से मिलेगा। सर वो तो हैंड टू हैंड, जैसे हैंड टू हैंड नोट करते तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। बहुत अच्छा है, हैंड टू हैंड कर रहे हो तो और क्या चाहिए, ठीक है।
हाँ, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी तो किताब दुनिया भर का है, नोट्स दुनिया भर का है, सब आपको मिल जाएगा। मार्केट में नोट्स का कमी थोड़े ना है बच्चा, एक खोजो 1000 मिल जाएगा, टिप पे नोट्स मिलता है आजकल तो नोट्स अपना नोट्स तुम अपना देख लो, मिल जाएगा बहुत सारा। हम पीडीएफ में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, और हम लोग थोड़ा सा बेवकूफ टाइप के मास्टर हैं, ज्यादा टेक्निकल हम लोग को नॉलेज नहीं है कि बैठ के कंप्यूटर पर पीडीएफ बनाए और पीपीटी बनाए, उसमें टाइम वेस्टिंग हो जाता है। आधा घंटा का काम हमसे 3 घंटा में भी नहीं होता, इसलिए हम वो सब काम नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ। माइक ऑफ कर लो प्लीज। हाँ, माइक सभी लोग अपना अपना म्यूट रखे। तो कैसे शुरू हुआ था इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत घर से ही शुरू हुई, क्योंकि सबसे पहला चुनौती घर में ही, घर विजय तो दुनिया विजय। तो इन्होंने दुनिया को विजय करने से पहले घर को विजित करने का सोचा। दूसरी ओर ये अपने भाई के प्रेमी हैं, भाई के लिए बहुत परिवार गुड के लिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास में प्लीज गुड इवनिंग, यस सर, हेलो सर कहने की जरूरत नहीं है, शुरू में ये सब होता है। सर सर इससे सर पता चलता है कि अभी ज्वाइन किए सर। सर आप क्लास लीजिए ना। बीच बीच में टोका मत करो। आज संकल्प नहीं आया है, संकल्प शायद वो ट्रेवलिंग में है, ट्रेवलिंग में। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अपना, आप लोग बीच में अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आज क्लास खत्म होगा। अगर बार बार बीच में टोकेंगे तो फिर आपको, आपका ये भी आज भी नहीं कंप्लीट हो गया। सर सबको आप ही म्यूट कर दीजिए ना। हाँ, आप ही म्यूट कर दीजिए सबको। कैसे म्यूट होगा? हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि सब अभी अगर क्वेश्चन पूछना हुआ लास्ट कोई। में सवाल कर लेंगे ना सब। ठीक है, सर, सभी लोग थोड़ा समझदार हैं, सा म्यूट करने की जरूरत नहीं है। सर क्या बताएं? सर क्लास कंटिन्यू कीजिए। हाँ कर रहे हैं। सर तो जी हाँ बोलो। थोड़ा सर, सा आपको बताइए सबसे क्या नोट पढ़ा दिख है? रहा है आपकी स्क्रीन पर? करते करते सर टाइम वेस्ट हो गया सर, करने ही नहीं सक रहे थे। थोड़ा सा सिर्फ शॉर्टकट में ही बता दीजिए सर, तब तो आगे समझेंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। सर लास्ट में समझा दीजिएगा जो लास्ट में हम ये बता रहे थे कि पिछले बार अब हम लोग हुमायूं क्या किया था, कैसे Yes. पॉलिटिकल करियर अपना शुरू किया, वो बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल करियर यानी कि राजनीति, सत्ता में आने के बाद इसने कौन सी नीति अपनाई या कौन सा नीति अपनाने का प्रयास किया जिससे ये मुगल बादशाह बने रहे, भारत में इसकी धाक बने रहे। यानी राहुल गांधी दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, ये समझ लो। आज भी राहुल गांधी क्या करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है अगला बच्चा। क्यों कर रहा है? वही राजनीति के लिए, ताकि जनता, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र काम आता है, तो जितना ज्यादा भीड़ जुड़ेगा उससे उसको सत्ता हासिल होगा। अब उसी सत्ता को हासिल करने के लिए हुमायूं क्या क्या कर रहा है? तो ये राजतंत्र है, तो राजतंत्र में क्या चलता है? बाहुबल और बुद्धिबल, ये दोनों ही इसके पास नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि मेरे पास है। तो अब ये पॉलिटिक्स अपना शुरुआत करता है अपना घर से। तो घर से समस्या, जो घर जीता वो दुनिया जीता। तो इसने घर जीतने के लिए क्या किया कि काम अपने, जो बाबर के द्वारा जो राज्य दिया गया था इसको, जो उत्तराधिकार में इसको जो राज्य मिला था, उसने अपने भाइयों के बीच में बांट दिया कि भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, अपना अपना राज्य संभालो, हम अपना दिल्ली देख रहे हैं और भारत को विजय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मुगल साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने कामरान को बांट दिया, काबुल और कंधार, यानी अफगानिस्तान का वो क्षेत्र जो मुगलों का मूल राज्य था, जिस पर अधिकार करके बाबर ने भारत की फतह की थी, मिर्जा से बादशाह बना था। तो कामरान को दे दिया काबुल कंधार, अस्करी को दे दिया संभल का क्षेत्र, और एक भाई बचा हिंदाल। तो हिंदाल को भी इसने बांट दिया मेवात का राज, ये पश्चिमी यूपी में है। इसमें मुख्यतः गुड़गांव, आगरा, मथुरा, इस तरह के क्षेत्र, अलवर, इस तरह के क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र दे दिया अपने छोटे भाई हिंदाल को। तो इस तरह से इसने अपने परिवार का जो द्वंद्व था, असंतोष, राजनीति को, सत्ता को लेकर मोह, वो दे करके शांत करने की कोशिश। प्लस इसके जो अपने विरोधी थे, जैसे इसके फूफा जी, उनको भी कुछ नहीं किया, उनको रहने दिया। दूसरा, इसका जो प्रधानमंत्री था महमूद खलीफा, उसको प्रधानमंत्री बने रहने दिया। यानी अपने आसपास के जो लोग थे, उसने सबसे पहले ये किया कि उनको संतुष्ट रखा कि भैया आप लोग शांति से रहिए, हमको परेशान मत कीजिए, अगर आप लोग परेशान नहीं करेंगे तो हम कुछ आगे बेहतर कर सकेंगे।
तो सबको उपहार दे दिया, सबको दे दिया मेवा खाइए अपना। लेकिन ये सब के सब आपको पता ही है गद्दार हैं, पहले ही बता चुके हैं। हमेशा हुमायूं के साथ धोखा होता रहा था और ये बेचारा धोखा खाते रहेगा, फिर भी उस पर लिहाफ चढ़ा करके मैटर को दबाने की कोशिश करेगा। जैसे घर के बुजुर्ग या घर के गार्जियन करते हैं, अपने बच्चे को गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं कि आगे नहीं करेगा, तो हुमायूं बेचारा वही कर रहा था। तो पहला समस्या इसने अपने घर की समाधान कर ली, राज्य का बंटवारा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं सोचा कि भैया चलो हम दे दिए, अपने भाइयों को बांट दिए, सभी अधिकारियों को ये कर दिए, हाँ कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन बात ऐसा नहीं था। हुमायूं के भाई, तीनों के तीनों भाई आजीवन बेचारा का खिलाफ रहे, आजीवन इसके खिलाफ गद्दारी करते रहे। शुरुआत यहीं से हुआ। इसको सबसे पहले जो चुनौती भी मिला, इसके परिवार से ही मिलना शुरू हुआ। इधर जो कामरान बैठा हुआ अफगानिस्तान में, ये क्या किया कि इधर विद्रोह कर दिया। अब देखिए इसका राजनीतिक समस्या कहाँ से शुरू हुआ है। अब इससे बेचारा निपटते 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 यहाँ से निपटना शुरू करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा बिहार, बंगाल। और जब बंगाल से वापस आएगा तो इसका राजनीतिक करियर अब समझ लो कि पतन की ओर शुरू हो गया। यहां से शुरू करेगा तो यहाँ तक ये समझ लो कि ये थोड़ा सा सक्सेस की ओर जा रहा है। जब वापसी आएगा, ये बंगाल से वापस हुआ तो सारा कर्मकांड जितना उपलब्धि है बंगाल में धरे के धरे रह जाएगा और यहाँ से इसका डाउनफॉल या पतन शुरू हो जाएगा। वही बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसकी राजनीतिक चुनौती या संघर्ष का दौर शुरू होता है, किया जाता है उसके भाई के द्वारा ही, कामरान के द्वारा ही। कामरान क्या करता है कि काबुल और कंधार में पहले विद्रोह कर देता है और बढ़ करके ये पंजाब में पहुंच जाता है। और पंजाब में लाहौर और पेशावर वाला क्षेत्र जो हुमायूं के नियंत्रण में था, उसके प्रतिनिधि के नियंत्रण में था, उस पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं बोलता है चल भाई, भाइये के पास में है, कोई बात नहीं। लेकिन हुमायूं को इससे नुकसान होता है। ये कामरान का विद्रोह या बगावत हुमायूं के लिए पहला चुनौती बना। क्या चुनौती बना? तो हुमायूं को अब पश्चिम से जो संबंध था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर उसको कल को बदखंसा और समरकंद से जो उसका मादरे वतन है उधर से कोई हेल्प होता तो अब बंद हो गया, क्योंकि बीच में कामरान अधिकार कर लिया। लेकिन एक फायदा भी हुआ हुमायूं को फायदा ये हुआ कि अब पश्चिम से जो आक्रमण या इन्वेजन होता उसके लिए वो निश्चिंत हो गया। उसको लगा चलो भाई, भाइये का ना राज्य है, भाई अपना देखेगा समझेगा, इधर संकट आएगा तो हम समझ लेंगे। तो पहला चैलेंज यहीं से हुमायूं का शुरू, सबसे पहला उसके परिवार के द्वारा ही, यानी कि यहीं से, घर से ही इसका जड़ की खुदाई शुरू होगी। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, राजनीतिक विकास की बात कर रहे हैं कि इसके राजनीतिक जीवन में क्या क्या उपद्रव हुआ है। जैसे राहुल गांधी सबसे पहले चुनाव लड़ा, बेचारा अमेठी से जीत गया, उसकी बुलंदी पे मनोबल बुलंदी पे चले गया। फिर बाद में हार भी गया, फिर दूसरे जगह चले गया वायनाड में, अब वहां से फिर अपना करियर शुरू कर रहा है लोकसभा के चुनाव जीतने के। तो ये राजनीति में चलता है, एक आता है तो दूसरा जाता है, ये चलते रहता है। तो हुमायूं के साथ भी यहाँ से चुनौती शुरू हुआ। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का मैटर चलो सॉर्ट आउट हो गया। पश्चिम का टेंशन इसका खत्म हो गया। पश्चिम उसके भाई के कब्जे में है, इसको कोई टेंशन नहीं। भले ही उधर से सपोर्ट नहीं मिले, मध्य एशिया से आक्रमण भी नहीं होगा, निश्चिंत हो गया। अब ये इधर ध्यान दे सकता है, भारत में विशेष करके ध्यान दे सकता है। याद रखिए हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत का ही हिस्सा था, कोई अलग नहीं था। ठीक है। दूसरा समस्या इसका शुरू होता है, ये अब अपना पॉलिटिकल एम्बिशन को जगाता है, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है। भाई का समस्या को साइड में रख देता है, बोलता है यार भाई के जो कर रहा है करने। अब पहला ये शुरुआत करता है 1531 में। ये ईयर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं वो जरूर याद रखेंगे, जो मेंस हिस्ट्री से देंगे, जिनका ऑप्शनल पेपर होगा वो थोड़ा सा याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ईयर नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतिहास में हजारों साल है, हजारों ईयर है, हजारों। प्राची शर्मा आपको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला जो ये इसकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन जागृत होती है और उस पर विजय हासिल करने की कोशिश करता है, वो होता है कालिंजर। ये बुंदेलखंड में था।
कालिंजर राज, ये दुर्ग भी था, एक बहुत विशाल दुर्ग था यहाँ पे। अब यहाँ पे पहली बार आक्रमण करके अपने आप का अपना पॉलिटिकल वैलिडेशन या आप कह सकते हैं वैधता बनाता है। भारत में ये मैसेज देना चाहता है कि हम हुमायूं हैं, हम बाबर के वंशज हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम किसी भी राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। तो आगरा से ये बुंदेलखंड आता है, बुंदेलखंड आकर के कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, जो आपको बताए थे, आलसी बहुत था, जहां जाता था वो इधर ठसक पे बैठ जाता था। यहाँ पर 3 महीना बैठे रह गया, कालिंजर के दुर्ग में आया और 3 महीना यहाँ बैठे रह गया कि आक्रमण किया जाएगा ना, तब तक भोग विलास में मस्त है। जैसे राहुल गांधी सीजनल पॉलिटिशियन है, जब चुनाव होता है या उसको कहा जाता है तो एक्टिव होता है, अदरवाइज वो अपना इटली सिंगापुर ये सब घूमते रहता है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, जहां जाता है वहीं मौज मस्ती में लग जाता है, क्योंकि इसका व्यक्तित्व आपको पता ही है बेचारा का कैसा है, ढीला ढाला व्यक्तित्व का आदमी है। 3 महीना यहाँ पे किया। अब इधर ये 3 महीना तक वेट कर रहा है कि आक्रमण करेंगे, विजय करेंगे। तब तक पता चलता है कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था, क्या नाम था उसका, याद है? आलम खान। वो तो चाचा था, अगर कोई बता देगा तो मान जाएंगे कि हाँ इतिहास आपको पढ़ रहे हैं। कामरान। कामरान इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी। महमूद लोदी, ये कौन बोला? ये महमूद लोदी सबसे पहले कौन बोला? एजाज अहमद सर, मैं बोला। हाँ एजाज बोला, बहुत अच्छा। तो ये है इतिहास का पहचान, इतिहास पढ़ने वाला। ये कुछ है नहीं, खाली नाम याद रखना है बस। इतिहास में लड़के पगला इसीलिए जाते हैं, उनको नाम याद नहीं होता है, याद तो रखना पड़ेगा। नाम ही तो पूरा नेम सब। और ईयर्स मुझे नहीं ईयर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है यार, ईयर ज्यादा इतिहास में आपसे ईयर नहीं पूछे जाते हैं। ईयर कंफ्यूजन इसी चीज का हो जाता है, कौन किसका क्रम किससे सीक्वेंस क्या याद रख लो। एक जलाल खान है मुझे लगता है। जलाल खान नहीं, महमूद लोदी। महमूद लोदी था जी। महमूद लोदी, हाँ। तो महमूद लोदी यहाँ पर क्या किया कि यहीं पर पटना में तो बाद में उपाधि ली थी। क्या हुआ सर? इसी ने तो बाद में महमूद लोदी की उपाधि ली थी। किसने? हेलो, किसने उपाधि ली थी बाबू महमूद लोदी की? बोलो। हाँ सर, चलो हटाओ, खान ने ली। तेरा कंफ्यूजन है। जलाल खां को कहाँ से कहाँ उठा के आप कुछ दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक भी पैदा करेगी। नेट से सर्च करने के बाद जलाल खान आ रहा है ठीक ना। है, कंफ्यूज है तुम, उसको बाद में हम लोग बात करेंगे। तो महमूद लोदी यहीं पर है, जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, और उसका चाचा भी जिंदा है आलम खां। ये दोनों के दोनों अभी भी नहीं माने हैं, हुमायूं को उनको भगाना है। मिशन ही है कि इन मुगलों को भगाना है, ये हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान है। तो इसीलिए महमूद लोदी इधर जब कालिंजर के अभियान पर था तो 3 महीना यहाँ वेट कर दिया। होना ये चाहिए था कि आया, आगरा से आक्रमण करे, विजय करें, जाए वापस उस पे अपना डोमिनेशन या प्रभुत्व स्थापित करके। तो ये 3 महीना यहाँ बैठ गया। इधर क्या हुआ कि पटना में महमूद लोदी अपने आप को आगरा का या हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया। ले भाई, कि महमूद लोदी का पूरे भव्य तरीके से सुल्तान घोषित कर दिया गया कि भारत का सुल्तान महमूद लोदी। अब इधर ये कालिंजर में बैठा हुआ है, इधर पटना में इसको सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब इसका दिमाग खुला कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अब ये नींद से जगा, जैसे राहुल गांधी चुनाव एक आध को हारता है तो जगता है कि हम जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब ये जगह है, अब यहाँ पे समझौता कर लिया इसके साथ। यहाँ का शासक है प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र के साथ समझौता करके वापस चलता है अब महमूद लोदी से पंगा लेने के, महमूद लोदी को हराया जाए। तो सबसे पहला पॉलिटिकल मिशन जो शुरू हुआ हुमायूं का, वो है कालिंजर अभियान। अब ये खाली नाम याद रखना, तिथि याद रखना, 1531। ठीक है। कालिंजर अभियान में क्या हुआ, समझौता किया गया। समझौता करके प्रताप रुद्र ने इसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली और समझौता के तहत ये वापस चले गए। कहाँ गया? अब यहाँ पे महमूद लोदी पटना में जो स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया है, उससे निपटने के लिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरा। तो पहला कंप्लीट हुआ मिशन, पहला मिशन कालिंजर का, कालिंजर फतह हो गया। पहला राजनीतिक उपलब्धि हुआ
हुमायूं का कलिंजर का फतह। ठीक है, अब इसको आना है यहाँ पे। अब ये क्या किया है, महमूद लोदी पटना में सुल्तान बनने के बाद ये पहुंच गया है जौनपुर, पूर्वी यूपी, और जौनपुर में जो छोटा सा राजा है, सुल्तान है, उसको भगा करके वहां पे कब्जा लेता है। अब ये इधर लड़ रहे हैं और ये अब इधर से पहुंच रहा है, चाह रहा है कि हम आगरा पहुंच जाए। याद रखो, हुमायूं जब जब इधर जिधर लड़ने जाएगा, दूसरी ओर से उसके आगरा और दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की जाती रहेगी, और बेचारा फिर भाग करके आगरा जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा उसको बचाने के कि कहीं आगरा अब अगर राजधानी कब्जे में हो गया तो फिर आपका सब कुछ खत्म हो गया। राजधानी फतह देन सब कुछ फतह। आपका जैसे घर कोई छीन लिया तो फिर आपके पास क्या बचा। तो इसका पहचान ही था आगरा और दिल्ली, जो कि पूरे मुगल शासन का या लंबे समय से दिल्ली सल्तनत से लेकर के अभी तक से भारत की सत्ता का धूर या केंद्र था दिल्ली और आगरा। और अगर उस पर किसी का सत्ता हो गया दिन पूरे भारत का। आज भी दिल्ली केंद्र है, दिल्ली पर जिसका पता, यानी कि राजधानी जिसके कब्जे में, पूरा भारत कब्जे में। लोकसभा के चुनाव के द्वारा वहां पे पता किया जाता है। तो जो राजधानी में बैठ के वहां का प्रधानमंत्री बन गया दिन पूरे भारत का प्रधानमंत्री, कितना भी राज्य में आपका कोई भी हो, क्योंकि वहां पे 3 चीज उसी के कब्जे में, फिनांस, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और सूचना। ये 3 चीज उसके कब्जे में है। इसके माध्यम से आपको जब चाहेगा तब तबाह नष्ट कर देगा, चाहे आप किसी भी कितने भी शक्तिशाली राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो दिल्ली यहाँ पे फतह हमेशा इसके लिए खतरा रहा, दिल्ली और आगरा, क्योंकि ये 2 राजधानियां थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर बेचारा पाटलिपुत्र में सुल्तान घोषित करने के बाद इधर एक कन्नौज भी पहुंच जाता है और कन्नौज को फतह कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में हुमायूं नींद से जगता है और चलता है महमूद लोदी से पंगा लेने। और कन्नौज के पास ही एक जगह है दौराहा, यहीं पर इसका महमूद लोदी के साथ संघर्ष होता है। समझ में आया? कन्नौज कर रहे हैं जौनपुर के पास, ठीक है, जौनपुर लखनऊ के पास गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। याद रखो ये दौराहा, ये मेंस में जो हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल वाले लोग हैं, ये जो साइट है, ये साइट का नाम याद रखना है, क्योंकि आपको मैपिंग में पूछा जाता है कि फलना जगह की ऐतिहासिकता क्या है। तो दौराहा ये गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ के पास। यहीं पर दौराहा में हुमायूं और महमूद लोदी के किनारे कहा आपने? गोमती, गोमती। ठीक है सर, दौराहा एक गौराहा, दौराहा, दौराहा, DOURAHA, दौराहा। ठीक है, तो दौराहा के पास इन दोनों का संघर्ष होता है। यहाँ पर महमूद लोदी बेचारा हार जाता है और हार करके भाग जाता है, और भाग करके वो दक्षिण की ओर चले जाता है, उड़ीसा में चले जाता है। अब यहाँ पर इसकी दूसरी फतह हो गई। तो दूसरा राजनीतिक उपलब्धि हुआ दौराहा विजय 1532 में। तो 31 में है, 32 में है। क्लियर है? अब हुमायूं का मनोबल एकदम आसमान सर पे है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, वो पहला फतेह थोड़ा बताइएगा। कलिंजर, कलिंजर, 1501, 1531, एक नहीं 31। ओके सर। 1531, 1532, ये सीक्वेंस से आप इसको याद रखिएगा। बस कुछ इसमें कुछ बारीकियों को याद नहीं रखना है कि कौन लड़ा कौन से नपति, वो सबसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सीक्वेंस याद रखिए, और यहाँ पे जो गलती कर रहा है हुमायूं उसको याद रखिए। आपको यही सब मेंस में लिखना है, उसकी बारीकियों को, उसकी टेक्निकलिटी को नहीं, बस मोटा मोटी उसने किया क्या है ये देख लेना है। ये क्या गलती कर रहा है, गलती किया यहाँ पे क्या गलती किया था, 3 महीना तक आराम करता रहा, 4 महीना तक। पहला गलती, यानी कि राजनीति ये सबक देता है नरेंद्र मोदी क्यों विजित होते हैं हर एक राज्य, हर एक चुनाव, क्योंकि वो चुनाव जीतते हैं और अगला मिशन में उसी अगले दिन से लग जाते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट को भी यही करना चाहिए। पीटी में नहीं हुआ, अगले दिन से पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी। मेंस हुआ लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ, अगले ही दिन से मेंस की फिर से तैयारी और पीटी की तैयारी। ये मैसेज देता है कि आपको आराम हराम है तब तक जब तक आपको मंजिल हासिल नहीं, ये आपको मैसेज देता है। तो इसलिए इतिहास के हर एक सबक को सिर्फ ऐसे मत समझिए कि वहां पे ऐसे हुआ था। अभी तक से आप लोग इतिहास ऐसे ही पढ़ते आए हैं, पढ़ लेते हैं और बोझिल बना लेते हैं, सर में आपको मुकुट चढ़ा दिया जाता है कि आप इतिहासविद हैं, लेकिन इतिहासविद को पता ही नहीं है कि इतिहास का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ हमको सीखना है।
आपको हुमायूं सबक दे रहा है कि भाई संघर्ष के दौरान आराम हराम है। जब तक से मिशन सक्सेस ना हो तब तक से आप चैन से मत सोइए। हमको याद है हम लोग जब इंटरव्यू दे करके आते थे यूपीएससी का, उसी दिन हम लोग डीवीडी और वीसीडी मिला के मंगा करके मुखर्जी नगर में सिनेमा देखते थे। नहीं, उससे पहले हम लोग का साल कब त्योहार आता था, कब क्या होता था, पता ही नहीं चलता। हम लोग का सर आपने कितनी बार इंटरव्यू दिया है? 2 बार। उसी समय हमारा 2009 मेरा लास्ट इंटरव्यू, उसी समय हम लोगों का तीज त्योहार मनता था, वही दिन इंटरव्यू के बाद। नहीं तो उसके बाद कोई चैन नहीं था। तो हुमायूं ने दूसरा उपलब्धि हासिल किया, इसका मनोबल पूरा हाई हो गया। इसको लगा कि भाई जो है सो अब हम ही हैं। लेकिन बाहर जाएगा तो और हैंग करेगा। बंद कर ले बच्चा, ऑडियो म्यूट कर लो, ठीक है। अब चलिए आते हैं, अब ये कन्नौज विजिट कर लिए भैया, जौनपुर विजिट कर लिए, अब इनका मनोबल हाई है। अब यहीं पे बैठे हुए हैं बिहार में शेर खां, अफगानी सरदार, जो अपने आप को सिद्ध करने में लगा कि हम जो है सो हम ही हुमायूं को देख लेंगे। अब ये क्या करता था, ये बड़ी शातिर आदमी था, बिहारी आदमी था तो थोड़ा शातिर था। ये क्या करता था, हुमायूं को इधर सुलगा देता था, पिनका देता था, हुमायूं उधर उलझे हुए तब तक दूसरे तरफ जा करके ये अपना लूटपाट करके ले आता था। बहुत चालाक आदमी था हुमायूं। सर शेर खां किस वंश का शासक था? सूर वंश का। ओके सर, थैंक यू। दरअसल उसके पिता एक छोटे से जागीरदार थे, जमींदार थे, वहीं से उसका पॉलिटिकल करियर, उसका अलग से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। शेरशाह अकबर का गुरु था। अकबर जो इतना महान बना ना जी, मुगल वंश का चमकता सितारा कौन, जो लोकप्रिय सितारा कौन नेशनलिस्ट राष्ट्रीय बादशाह कहलाया? अकबर। तो अकबर का हिडन गुरु अगर कहा जाए, जैसे एकलव्य का हिडन गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी। भले द्रोणाचार्य कुछ नहीं, भले द्रोणाचार्य सामने आकर के कुछ नहीं सिखाए हो, लेकिन एकलव्य ने दूर बैठ करके सीखा। उसी तरह से अकबर को सब कुछ सबक जो सिस्टम डेवलप करके दिया गया, जो शेर शाह ने शासन करने की जो एक एग्जाम्पल सेट किया, जो स्टैंडर्ड सेट किया, अकबर सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो किया है और उसी में महान बन गया। क्योंकि लंबे समय तक किया तो लोकप्रिय हो गया, ग्राउंड लेवल पर उसकी स्कीम, उसकी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक लागू हुई, इसीलिए अकबर महान हो गया। अशोक से तुलना की जाने लगी कि अशोक महान की अकबर महान। तो शेर शाह को प्रेरणा मिली अशोक से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से, और अकबर को मिला शेर शाह। तो ये प्रेरणा मिलता है इतिहास में, जैसे कि नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिला आडवाणी से और वाजपेयी जी से, और आज दोनों मिल करके टकले और दाढ़ी वाले बाबा राज कर रहे हैं देश पे। 2 ही लोग हैं। अटल से भी तो मिली जी को। हाँ सर अटल जी से भी तो मिली है। अटल जी तो उनके गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं। गांधी के गुरु कौन थे पॉलिटिकल गुरु? सर गोखले। वेरी गुड, स्मार्ट हो गए हैं आप लोग। तो चलते हैं हम लोग तीसरा इसका विजय देखते हैं। तो तीसरा जो कहानी है इनका चौसा का रहा है, चुनार फतह। चुनार यूपी में है, बनारस के पास है, और यहाँ से जो लाल रंग का बलुआ पत्थर मिलता है, जिससे आपका बना हुआ है दिल्ली का, क्या बना हुआ है? लाल किला। तो ये चुनार जो है शुरू से ही अपने रेड लाइम स्टोन के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक किला था, चुनार का किला। ये चुनार का फोर्ट जो था, अब हम लोग तीसरा पॉलिटिकल अचीवमेंट देख रहे हैं हुमायूं का। आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, जो ऑप्शनल वाले हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि राजनीति में या मुगल साम्राज्य के विस्तार में हुमायूं की क्या योगदान रही, या कौन सी हुमायूं की भूलें थी जो मुगलों को लंबे समय तक राजनीति से विमुख कर दिया, सत्ता से विमुख कर दिया। तो आप क्रम से इसको समझते रहिए, इसकी कमियां को, इसके पॉजिटिव इनिशिएटिव को, पहल को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो है ये है चुनार का किला। चुनार दरअसल बनारस के पास है और ये लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। और यहाँ का जो किला है उसको पूरब का द्वार भी कहा जाता है। यानी अगर किसी सुल्तान को, बादशाह को या राजा को, सर को वीडियो ऑन कर लेता है, आपको बोर्ड दिखता ही नहीं है।
प्लीज अपना अपना मेरा 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 वीडियो को आप पिन कर लो, मेरे वीडियो को आप पिन कर लीजिए आप सभी लोग, दूसरे का दिखेगा ही नहीं, सिर्फ मेरा दिखेगा। क्लियर है? इतना दिन से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इतना तो समझ होना ही चाहिए। मेरे वीडियो को आप पिन कर लीजिए, सिर्फ मेरा वीडियो दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। तो चुनार जो है ये है पूर्व का द्वार कहलाता है, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से को अगर विजिट करना है किसी को तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि पड़ाव है। यहीं पे अपना सेना रखिए, यहीं पे अपना रसद रखिए, यहीं पे अपना तोप रखिए, जो भी रखना है रखिए इसी किला में, और जब मन करे यहाँ से लेकर के बंगाल तक फतह कीजिए और वापस आ जाइए। इसीलिए जो भी विजेता मध्यकाल में पूरब का विजय करना चाहता है उसको सबसे पहले चुनार का किला विजिट करना पड़ेगा, और अगर किसी को पश्चिम का विजय करना है तो उसको भी चुनार का किला फतह करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे रसद रखिए, यहीं से इधर, यहीं से इधर, यहीं से इधर चले जाइए। आज भी जैसे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक करना है, देन पाकिस्तान में अपना बनाता है ना बेस, चाइना सागर में, चीन सागर में अगर करना है तो यहाँ पे अपना बेस बनाएगा। तो ये बेस था, स्ट्रेटेजिकल बेस, सामरिक स्थल। अगर आप इसको फतह कर लेंगे देन पूरब का फतह कर लेंगे। तो इसको लेकर के पहली बार शेर शाह के साथ इसका पंगा शुरू हुआ, यहाँ पे आमने सामने होना शुरू हुआ। शेर शाह बहुत कुटिल है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, उसको पता है कि मुगल बहुत शक्तिशाली है। अब जब इन छोटे छोटे राज्यों को विजिट कर ले रहे हैं तो उसकी क्या विशात है। ये अभी नया नया खिल ही रहा है, अभी आप पार्टी की तरह है, एक दिल्ली का फतह किया ही है और अब पंजाब में जीत गया है। तो इसी तरह से ये अभी बिहार में थोड़ा सा सत्ता हासिल किया है और धीरे धीरे अपने शक्ति और अपने प्रभाव विस्तार कर रहा है। इसको डर है कि कहीं सीधे पंगा ले लेंगे तो उखाड़ के फेंक देगा। तो इसने 1532 ईस्वी में ही हुमायूं पहुंच गया चुनार। अब यहाँ भी देखो बेवकूफी कर रहा है, यहाँ भी आकर के आराम से 6 महीना बैठा है, ले 6 महीने तक आकर के ही बैठे रह गए, घेर करके बैठे। अरे आया है यार, आक्रमण करो, किला फतह करो। हुमायूं शेर शाह इसका एक्टिविटी, इसका व्यक्तित्व तो जानता था कि राहुल गांधी है, जैसे नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कितना उछलेगा, तो ये जानता था। तो ये क्या किया कि इनको उलझाए रखने के लिए अपना बेटा को, इनको उलझाए रखने के लिए कुछ सैनिक इसमें डाल दिए और अधिकारी को अपना रख दिया। अब ये लगे हुए हैं, उनको लग रहा है कि शेर शाह इसी में छुपा हुआ है और उसका बेटा कुतलुक खां भी इसी में है। लेकिन वो क्या किया है कि यहीं के बनारस की पहाड़ियों में अपने बेटा को खड़ा कर दिया सेना लेकर इधर, कि जैसे ही अंदर घुसेंगे अटैक करेंगे, इनको वहीं पे घेर के ठोक दिया जाएगा। लेकिन जब इसको पता चलता है हुमायूं को कि ऐसा बात है, 6 महीना इसका व्यक्तित्व अजब तरह का पूरे इतिहास में। तो फिर जाता है किसी तरह से अपना ये करके फतह करता है सिंबॉलिक रूप से। लेकिन यहाँ पे शेर शाह थोड़ा सा चालाक, शुरू से ही चालाक। जब ये फतह कर लिए तो शेर शाह को ऑफर दिया गया कि भाई आप बात कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। शेर शाह बोला हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम मुगलों से पंगा लें। उसने दुहाई भी दी कि हम आपके पिता के साथ मेरा अच्छा संबंध, हम उनको मदद किए थे, तो समझौता कर लिया जाए। तो यहाँ पर हिंदू बेग ने मिल करके शेर शाह के साथ समझौता करा। शेर शाह बोला कि ठीक है, हम आपकी संप्रभुता मानते हैं, जो है सो आप ही हैं। और इसके एवज में उसने अपने बेटा को, कुतलुक खां को, शेर शाह हुमायूं के साथ भेज दिया आगरा कि चले जाओ, सेना लेकर के। कुछ सेना दे दिया कि भाई मेरा बेटा आपके पास गिरवी रहेगा, हम इधर कुछ भी उत्पात नहीं करेंगे, आपकी संप्रभुता यहाँ बनी रहे, हम आपके अधीन होकर के काम करेंगे, हम अपने छोटे से रियासत में। हुमायूं का सीना चौड़ा हो गया कि चलो ये भी अफगानी को विजिट कर लिए और आ गया आगरा में। और आकर के अब आगरा में हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना है कि सर जो 2 युद्ध हुए थे, कन्नौज वाला, चौसा वाला, वो तो उसमें शेर शाह जीता था और हुमायूं दोनों युद्ध में हारा था। अभी हम वहाँ पे गए कहाँ बच्चा, अभी हम वहाँ पे पहुंचे हैं। सर नहीं, आपने ये बोला था ना कि इन्होंने क्या कहते हैं, आगरा जाने के लिए अपने बेटे को दे दिया था, तो हुमायूं ज्यादा शक्तिशाली। वो बाद की बात है, अभी आएगा, अभी अस्तित्व से रहो, हम समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। अभी हम लोग चौसा में नहीं पहुंचे हैं, न तो बिलग्राम पहुंचे न चौसा पहुंचे। अभी चुनार में है, यूपी में, चौसा है बिहार में, ठीक है। अभी आप यूपी में घूमिए। तो यहाँ हाँ, चुनार भी जीत करके वापस आगरा चले गया हुमायूं। उसको लगा कि चलो भाई हम जीत लिए पूरा, शेर खां भी हमारे अंदर में आ गया, हम संप्रभु हो गए, डोमिनेंट हो गए, अब मेरे को यहाँ पे पूरे भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं है। याद रखिए यहाँ पे
उसको दक्षिण में कुछ भी उसको समझ नहीं है कि दक्षिण में क्या हो रहा है। दक्षिण के राज्यों से उसको कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है सिया समुदाय का शासन है, जो 5 राज्य हैं। तो इधर से आपको अभी इसको कोई टेंशन नहीं है। इसको पता है कि जब हम उत्तर का फतह कर लेंगे तो दक्षिण हमसे आराम से कंट्रोल में, क्योंकि दिल्ली पर जिसका नियंत्रण अस्थायी हो गया तो पूरे भारत पर नियंत्रण कर सकता है। 1532 में उसने चुनार को फतह किया और वापस चले गया। गारंटी के रूप में उसने शेरशाह के बेटे को अपने साथ भी ले गया। समझ में आया यहाँ तक? तो तीसरा फतह हुआ चुनार का। चुनार का जी सर। क्लियर हो गया? चुनार फतह भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यही क्रम से बस आपको लिखना है मेंस में या कहीं भी, कॉन्सेप्ट इतना ही आपको याद रखना है और कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। इसी को लिख दो, 150 क्या 1000 वर्ड में लिख दो अगर पूछ देगा तो। अगर आप, लेकिन आपको कॉम्पैक्ट लिखना है, कॉम्पैक्ट लिखना है, वो हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में बताएंगे। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब चौथा जो चुनौती आता है इसके पास, अब ये 15 बोलो सर, आप मेंस आंसर राइटिंग भी बताएंगे ना? सब बताएंगे बच्चा, क्यों परेशान हो? कौन बोल रहा है? सर मेरा प्रीति। अच्छा, प्रीति शर्मा? नहीं सर। ठीक है प्रीति, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अब चौथा बारी आती है गुजरात। म्यूट करो अपना, माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ये टॉपिक आज भी क्लियर नहीं होगा, हमको पता है, या तो 1 घंटा और लगेगा, 10 बजेगा। माइक ऑफ करो अपना प्लीज। ये कौन बच्चा है, कौन नामुराद है? हाँ पंकज है सर। पंकज तो हम ही है यार। अरे नहीं सर, मेरा नाम किसको किसको नहीं पता है? सबको पता है ना मेरा नाम पंकज पांडे है। नहीं सर। ठीक है, चौथा विजय है गुजरात का यहाँ पे। अब यहाँ पे एक शासक है बहादुर शाह। अब हम लोग बात कर रहे हैं चौथा फतह। याद रखना है 1531 से लेकर के 1536 तक का जो टाइम है, ये हुमायूं के जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है। जहां जाता है वहीं पे फतह हासिल हो जाता है, लेकिन उसके बाद से इसका पॉलिटिकल करियर डाउनफॉल। तो ये बात है गुजरात फतह का। अब यहाँ का कहानी क्या है? यहाँ का कहानी भी गजब का है। यहाँ पे जो शासक है बहादुर शाह, ये क्या करता है कि ये जो आसपास का एरिया है, जैसे ये मारवाड़ का क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़, मालवा का क्षेत्र, इधर बीदर और बरार का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में वो आक्रमण करके विजय हासिल करना शुरू करता है, अपना प्रभाव शुरू करता है। काहे के लिए भाई? ताकि एक समय आए ताकि हम आगरा और दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले सकें। दूसरी ओर ये भी अफगानी है, इधर शेर शाह के साथ ये दोनों मिलकर के आपस में समझौता कर लेता है कि अगर गलती से इधर मेरे तरफ ये आक्रमण करे हुमायूं, तो तुम इधर से आगरा और दिल्ली पहुंच के कब्जा कर लेना। इधर ये कहा था कि अगर तुम्हारे तरफ जाएगा तो तुम इधर चले जाओ। ये दोनों में बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। डिसाइड करके रखा गया था कि मुगलों को यहाँ से खदेड़ना है तो खदेड़ना है। तो इसने क्या किया कि अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। अब ये प्रभाव बनाने के क्रम में इसने मारवाड़ पर भी आक्रमण कर दिया, और मारवाड़ में मेवाड़ पर भी आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। और वहां पे वहां की रानी कौन थी? रानी राणा संग्राम की पत्नी, राणा सांगा की पत्नी कर्णावती थी। यहाँ पे कर्णावती थी, आप यहाँ पे लिख लीजिए कर्णावती। कोई तिथि विथि याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो 1535 की बात है, बस इतना ही याद रखो। ईस्वी याद रखने की जरूरत नहीं है। वो राजस्थान स्पेशल पीसीएस देने जाएंगे तो वहां पे उतना ही ईस्वी याद रखना है। तो इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस रानी कर्णावती ने हुमायूं को संदेश भेजा आगरा कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, लेकिन हुमायूं ने इसकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। हुमायूं को चाहिए था कि आप भारत के हुक्मरान हैं, आगरा के और दिल्ली के हुक्मरान हैं, और छोटे से क्षत्रप आपसे मदद मांग रहा है, तो आपको आगे बढ़ करके मदद करना चाहिए ना, ताकि आपकी प्रभुसत्ता, आपकी संप्रभुता स्वीकृत हो हर एक जगह। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज युद्ध से ही जीता जाए, अपने सिद्धांतों से भी विजय हासिल किया जाता है। भारत अपने कल्चरल इंपेरियलिज्म के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के लिए जाना जाता है।
भारत कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर के तलवार से युद्ध नहीं किया है, अपने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से उसने दुनिया फतह किया। तो हुमायूं के पास ये अवसर था कि अपनी संप्रभुता, अपनी अस्तित्व को सिद्ध करे, सिर्फ तलवार के बल पे ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर यहाँ पे हुमायूं मदद कर देते बहादुर शाह के खिलाफ रानी कर्णावती को, तो पूरा राजपूताना इनका भक्त हो जाता। और राजपूत तो पता ही है कि आन में सब कुछ कर देंगे भैया, अगर आन आ गया तो सर भी कटा लेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो शीश भी झुका देंगे। तो इनको मदद करना चाहिए था हुमायूं को, लेकिन हुमायूं एक गलती कर दी। इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल मिस डिसीजन था, आप कह सकते हैं। इनको मदद करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये यहाँ पे राग रंग में दारू शराब अफीम सब में मस्त है। 1535 ईस्वी तक इसने चित्तौड़ भी आक्रमण कर दिया। बाद में जब इनको नींद खुला, जब ये मालवा पर, मांडू पर भी अधिकार कर लिया, जो कि मेवाड़ के अधीन था, इधर भी अधिकार कर लिया, तब इनको नींद खुला। अब यहाँ से चले यहाँ फतह करने गुजरात आए। गुजरात आए तो पता चला यहाँ का जो बहादुर शाह वो भाग गया, भाग करके चले गया दीव, यहाँ पे आ गया और पुर्तगालियों के संरक्षण में अपने आप को सेव कर लिया। इनका पूरा बुलंदी कि चलो भाई बिना युद्ध ही जीते ही, बिना युद्ध लड़े ही हम मालवा पर भी, मांडू पर भी और गुजरात पर भी अधिकार हो गया। ये इनका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बहादुर शाह यहाँ चले गया। अब यहाँ पे गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? अपने भाई अस्करी को कहाँ का राज्य दिया गया था, याद है? संभल का। तो संभल से अस्करी को ये राज्य दे दिया उपहार में कि तुम अब यहाँ को संभालो, गुजरात को। असगरी भी खुश कि चलो भाई भैया एक राज्य जीत करके दिया है। वो छेड़ करके और संभल का क्षेत्र चले आया गुजरात। अब यहाँ क्या हुआ, ये बेचारे चले आए आगरा भाई को सौंप करके, और इधर ये बगावत कर दिया। यहाँ पे कुछ लोग इसको भड़काने लगे, इसलिए भी भड़काने लगे क्योंकि यहाँ की जो जनता थी अस्करी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हुई। सर आप नहीं दिख रहे हैं, किसको नहीं दिख रहे हैं भाई? फ्रॉम प्रीति, दिख नहीं रहे हैं आप लोगों को? हम दिख रहे हैं सर। दिख रहे हैं सर। दिख रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो प्रीति को नहीं दिख रहे हैं। प्रीति आप फिर से देख लो, लॉगिन कर लो, शायद हो जाएगा, या हो सकता है डाटा आपका खत्म हो गया। दिख रहे हैं सर। अच्छे खासे दिख रहे हैं मतलब? क्षेत्र क्या था सर? किसका? संबल का क्षेत्र क्या था सर? क्या बोले, नहीं सुन सके। संबल में उसका भाई अस्करी को संबल का क्षेत्र दिया गया था। हुमायूं जब राज्य का बंटवारा किया था, शुरू में बताया नहीं थे, 31 से पहले जब सत्ता पे बैठा था, सबसे पहले अपने परिवार को राज्यों में बांट करके संतुष्ट कर दिया कि भैया भैया आपने अपना राज्य देखिए, हमको अपने छोड़ दीजिए, हम दिल्ली से पूरे भारत में अपना विस्तार करेंगे। तो अब संभल से यहाँ पे गुजरात भी दे दिया अपने भाई। अब यहाँ पे जनता इससे परेशान हो, इसका जो व्यवहार था, जो निर्णय था, जो शासन करने का पद्धति था, जनता खुश नहीं थी। जैसे नरेंद्र मोदी किसी राज्य को जीत करके किसी मुख्यमंत्री को बना दिए, लेकिन वहां की जनता उस मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रही। तो ऐसी स्थिति में ये भी है यहाँ पर कि जनता परेशान हो गई और जनता बहादुर शाह को खोजने लगे कि मेरे वो सुल्तान को लाया। और वो जनता के संदेश जाने लगा बहादुर शाह के पास कि आप आइए, हम लोग भी आपके साथ लड़े और हम लोग फिर से अपना राज्य करें। ऐसी स्थिति में ये बेचारा डर गया, डर करके भाग गया आगरा। अब हुमायूं सोचा कि भाई हम अपने भाई को राज्य दिए हैं, अस्थिर से रहेगा, वो भी संभालेगा, इधर भी संभालेगा, हमारा मदद भी करेगा, और ये बंदा है कि वहां से भाग करके चले आया। अब इसको भड़का दिया गया कि तुम यहाँ इस चक्कर में क्यों पड़े हो, जाओ आगरा और जा करके आगरा का बादशाह बनो, हिंदुस्तान का बादशाह बनो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो। ठीक है, तो ये 1500 आप कह सकते हैं कि 1535 तक यहां तक इनकी पॉलिटिकल कैरियर स्थिर रहे। 1535 तक ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि विजय हासिल करते रहे, यानी कि 4 साल तक ये फतह किए, कलिंजर, दोराहा, चुनार और गुजरात। अब असली चुनौती इनको मिलने वाला है शेर शाह से 1536। अब चलते हैं हम लोग इनका राजनीति का दूसरा चरण। दरअसल हुमायूं के राजनीतिक जीवन को हम 4 चरणों में बांटते हैं। 4 चरणों में आप इसको देख सकते हैं। पहला चरण है 1530 से लेकर के 1536, दूसरा चरण है 1536 से लेकर के 1536,
40 और तीसरा चरण है 40 से लेकर के 1551 और चौथा चरण है 51 से लेकर के 55 तक। मात्र 6 महीना। कितने सालों तक शासन किया था? शासन भारत में स्थिर से अगर देखा जाए तो 1530 से लेकर के 40 तक भारत में हुकूमत किया, उसके बाद प्रवास में चले गया। 15 साल तक वो प्रवास में ही रहा। ईरान रहा 1 साल ईरान, उसके बाद वहां से ईरान से फिर काबुल, कंधार, पंजाब जीतता हुआ फिर दिल्ली आया। दिल्ली पहुंचा 1555 में और मात्र 6 महीना शासन किया। 26 जनवरी को इसका गणतंत्र दिवस जाना जाने का। 26 जनवरी 1500। हाँ, घूमता ही रह गया ये तो। हाँ, तो वही तो ठोकर खाता है, इसका जिंदगी था, ठोकर खा के मर गया बेचारा। मात्र 6 महीना रूल किया। ठीक है, सर तो वो भी बाकी हम के जो आप बोल रहे हैं ईरान, काबुल, वहाँ कोई रूल नहीं किया था, वहाँ ये ऐसे ही रहा था ना? क्या रहा था? मतलब जो आपने अभी बोला कि ईरान, काबुल वगैरह में ये चले गए थे, तो प्रवास की जिंदगी मतलब इनको गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे क्या? कि वहां पर भी रूल किया नहीं था नहीं नहीं, उन्होंने? उधर से जब रिटर्निंग होगा ना तो उनका अधिकार होता चला जाएगा। उधर से विजय करते हुए आएगा वो। अच्छा अच्छा, विजय करते हाँ, हुए। विजय ईरान से जब वापस आएगा ना वो, तो सबसे पहला कंधार विजय करेगा और कंधार जीत करके शाह तामस को, ईरान का जो सुल्तान है, उसको देगा, क्योंकि वादा करके आया है कि हम कंधार आपको देंगे। तो सबसे पहले उसको देगा और उसके बाद फिर काबुल, फिर पंजाब का क्षेत्र, ऐसे जीतते हुए आएगा। पंजाब में 55 तक रहा हो, पंजाब का क्षेत्र में, और अपने भाइयों को भी अपने साथ में रखा, काबुल, अस्करी और इसको कामरान को, हमेशा इन बगावत के बावजूद भी। बाद में जब इधर का स्थिति, जब शेर शाह मर जाता है और सिकंदर शाह आता है, सिकंदर सूर, तब इसको अवसर मिलना शुरू होता है कि अब चला जाए भारत में आक्रमण कर। और आदिल शाह के समय में आकर के फाइनली ये सरहिंद के युद्ध के बाद ये विजय हासिल कर पाता है। वो आगे की बात है, हम लोग आगे आएगा वो सब। ठीक है, परेशान नहीं होना है, एडवांस नहीं सोचना है, एडवांस सोचने का भी नहीं, अभी सिर्फ यहीं पे सोचने का है। तो ये पहला चरण खत्म हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्रम से याद रखिएगा कैसे कैसे हुआ है। बस यही 4-4 लाइन भी अगर लिख देंगे तो बस वही हो गया, काफी है आपके लिए। अब चलते हैं हम लोग, असली जो चुनौती है वो है बिहार में बैठा हुआ शेर शाह। 1532 में तो इनको बहला फुसला करके शेर शाह भेज दिए और ये भी खुश रहे। लेकिन अब चुनौती शुरू होता है 1536 से। शेर शाह क्या करता है? ये बिहार में बैठा हुआ शेर शाह है। अब शेर शाह क्या करता है कि हुमायूं से सीधे पंगा शुरू करता है। इसके लिए वो कुछ नहीं करता है, वो क्या करता है कि अपनी राजधानी से वो बंगाल को विजित करने का कोशिश करता है। उसका पहला मकसद है बंगाल विजिट। क्यों? क्योंकि बंगाल पूरे भारत का सबसे संपन्न राज्य उस समय हुआ करता था। अगर आज भी वामपंथियों का सरकार लंबे समय तक नहीं रहता, तब बंगाल इतना क्षमता रखता था कि पूरे देश को अकेले खिला ले। अब विशेष करके कृषि के मामले में बहुत संपन्न था, पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि ये गंगा का लोअर गैंगेटिक प्लेन है, आपको पता ही है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, लोअर गैंगेटिक प्लेन है। और बिहार का भी बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल के कब्जे में ही, बंगाल का ही राज्य में था। पहले बंगाल कहने का मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा और झारखंड भी। तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। चावल की खेती खूब होता है। आज भी होता है, आज भी होता है। लेकिन बंगाली अपने बुद्धि से बंगाल को बर्बाद कर दिए। बंगाल में बांग्लादेश भी था, बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी है, म्यांमार का सीमा तक, म्यांमार से लेकर के दामोदर तक बंगाल, इतना बड़ा सूबा था, विस्तृत था। तो ये क्या करता था शेर शाह कि जब भी उसको धन संपत्ति की जरूरत होता था तो बंगाल का राज्य में आक्रमण कर देता था। यहाँ का सुल्तान हुआ करता था महमूद शाह। ये कमजोर सुल्तान था, आक्रमण कर देता था और जब तब आक्रमण करके इसको भगा देता था। ये पहुंच जाता था हुमायूं के पास कि आप कहाँ हैं हुजूर, कहाँ हैं बादशाह सलामत, आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है, शेर का हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में हुमायूं अब प्रतिष्ठा का दाव लग जाता था और हुमायूं बोलता था कि अच्छा, हमको शेर खां को अब की बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने एक सैनिक टुकड़ी, अपने सेनापति हिंदू बेग, जो इसका सेनापति था, हिंदू बेग के हाथों भेजता है।
हुमायूं शेरशाह के पास। शेरशाह चालाक है, वो क्या करता है, हिंदू बेग के साथ मिल करके कहता है भैया हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत धन का संपत्ति का जरूरत था तो हम जा करके ले आए हैं, हमारे तो जो है सर्वे सर्वा बादशाह हुमायूं ही है। शेरशाह को भी लगे, हुमायूं को भी, हिंदू बेग को भी लगता है कि चलो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ये जाता है, वफादारी का गुणगान करके, उनके शान में बखान करके, मना उना करके हिंदू बेग को वापस भेज देता है। हिंदू बेग जा करके हुमायूं को संतुष्ट करता है, आश्वस्त करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे डेलीगेशन जाता है ना, डेलीगेशन आप देखे होंगे कि केंद्र से कुछ दल भेजे जाते हैं राज्यों में कि जा करके देखो कुछ अगर अफरा तफरी या अव्यवस्था बनता हो तो जो डेलीगेशन, या जिसको ही पब्लिक एड में प्रत्यायोजन कहा जाता है, तो डेलीगेशन जो जाता है तो जा करके वो बातचीत करता है उस सरकार से, उस मंत्री परिषद से, और समझता है कि समस्या क्या है और जाकर रिपोर्ट देता है। उसी तरह से ये डेलीगेट की तरह गए थे हिंदू बेग आश्वस्त हो गए कि भाई शेरशाह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा उसको जरूरत था तो उसने किया था। तो समझा करके हुमायूं को शान में कसीदे गढ़ दिया गया कि हाँ आप ही हैं मुगल बादशाह, आप ही सर्वे सर्वा हैं। हुमायूं खुश। लेकिन मामला तब आगे बढ़ गया जब इतना करने के बाद भी शेरशाह फिर अवसर तलाश करके पुनः 1537 में आसपास के क्षेत्रों पर विजय हासिल करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 1537 में फिर से आक्रमण करके बंगाल पर अधिकार किया। शेरशाह बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब यहां से शेरशाह के प्रति हुमायूं का आंख खुला, भ्रम टूटा कि इसको हल्के में नहीं लेना है, इससे निपटना होगा, नहीं तो हमको अस्थिर से नहीं बैठने देगा। तब ऐसी स्थिति में हुमायूं सबसे पहले आया पूर्व के द्वार को विजय करने, जो शेरशाह को सौंप करके वापस चले गया था 1532 में। तो चुनार पर सबसे पहले आक्रमण किया। सर ऐसा लग रहा है कि सारी स्टोरी आपके सामने हुई है। ये कौन बखान कर रहा है? प्रीति। स्टोरी इतिहास, ये अभी स्टोरी सामने दिख रहा है, जब प्रशासन बताएंगे तो लगेगा तुम वहीं पे बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन का आईएएस बनी हुई है, सेक्रेटरी बनी हुई है। जब हम लोग इसका प्रशासन देखेंगे मुगलों का, सब चीज अनुभव करने का ही चीज है। आप अनुभव करेंगे तो उतना ही उस विषय के करीब होंगे, उतना ही समझेंगे और उतना ही आसानी से उसको लिख पाएंगे। लग रहा है कि सर 10-15 बार लग रहा है कि किताब का एकदम रीडिंग अच्छे से मार लिए हैं सर। किताब का रीडिंग मतलब बाबू हम लोग 22 साल से किताबें पढ़ रहे हैं। आपकी जितनी उम्र नहीं होगी उतना हम पढ़ाई किए हैं। उतना एक्सपीरियंस है, आप बता रहे हो किताब का रीडिंग, एक्सपीरियंस ही बहुत कुछ होता है। 22 साल से हम यूपीएससी फील्ड से जुड़े हैं, 1 साल से नहीं। सर हिस्ट्री की ऐसा लग रहा है कि सब आपके सामने हुआ है एकदम। नहीं तो आपके साथ भी हो जाएगा, आप भी पढ़ेंगे। आप लोग तो अभी पढ़ने के में कदम रखे हैं और हम लोग दाढ़ी किसी का उम्र 22 साल होता होगा सर, आप सर उतना दिन से पढ़ ही रहे। 12 साल तो हमको पढ़ाते हुए, दिल्ली में हम 2009 से पढ़ाना शुरू किए, 2017 हम दिल्ली छोड़े, तो 12 साल तो हमको पढ़ाते हो गया। वो तो आपको भी हो जाएगा जब आप 12 महीना गुजार देंगे तो अपनापन हो जाएगा। हम तो 12 साल गुजार, तो अंतर तो थोड़ा सा होगा। नहीं सर, हर एक सर के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ होता है। प्लीज सर कंटिन्यू। आनंद तो मोहन कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं सर स्टडी पर। कौन है आनंद मोहन? एजाज अहमद। उस दिन एजाज माइक ऑन करके कहाँ भाग गया था बच्चा? कौन इतना लंबा लंबा सांस ले रहा? विकास पवार, अपना माइक ऑफ करो। सो गया है सर। हाँ लगता है सो गया। यस सर, वो सो गया सर, उससे निकाल दीजिए। नहीं तो सो गया है लगता है। कौन? एजाज सो गया है लग रहा है सर। लोग उसको बता। ठीक है तो 2 मिनट का हमको ब्रेक दो, थोड़ा पानी पी लेने दो, इसी बहाने हम। ठीक है, आप लोग को पीना है तो पी लो 2 मिनट। ये सब पी लीजिए सर। चलो रोटी तो खानी है, सही है। हेलो
आगे बोलो। हेलो एवरीवन, एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। हाँ हो रहा है ना। कौन सर पढ़ाते? पंकज पांडे सर। वो तो मिडल पढ़ा रहे हैं। क्या? पंकज सर तो मिडल पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री लेने वाले शायद। पढ़ा रहे हैं। यार तुमने तो अपने दीवार के पीछे कितने सारी किताबें चिपका दी। हेलो हेलो, मैं प्राची बोल रही हूँ। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मेंटर क्लासेस कब से, मतलब आप कोर्स लेने के कितने दिन के बाद से स्टार्ट होती है? कि मैं अभी तक सारी मास्टर क्लासेस भी ले रही एक हूँ, वीक के लेकिन बाद में। 1 वीक के बाद में हाँ। में 2 बार उसका जो क्लासेस होती है वो उसका टाइम शेड्यूल क्या रहता है? वो आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइम में चाहिए करके। अरे अपना स्टूडेंट मैनेजर से बात करो। अच्छा, तो जो हमारे जो मैनेजर होंगे उनसे बात करनी होगी। हाँ उसी से करो। और बुक्स का क्या रहेगा, मतलब बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड होगी? अभी नहीं आई है, पता नहीं आएगी क्या नहीं। आएंगे लेकिन थोड़ा लेट से, यार कोई एक बात लिमिट बताओ, नहीं है। किताबों के लिए अब कितना पूरा लेट हो टोटल जाएगी। थोड़े आ रहा है। 22 गो 20 गो सब्जेक्ट रहता है, जिसमें से 12 को दे ही रहे हैं 10 मेरे गो। आ गई है बुक। यार ये प्रीति बताओ कितने है अपनी किताबों के लिए? मुझे तो मिल चुकी है बुक्स। अच्छा, वही ना। कितने टाइम में मिली थी बुक्स आपको? हरियाणा से हूँ, डायरेक्ट हरियाणा में आ चुके हैं। ना बुक मिल रहे हैं। आप अपना एड्रेस राइट डाल दो ना, क्या पता एड्रेस सही नहीं डाल रखा हूँ। वो भी कितना बुक्स मिला आपको? स्टूडेंट मैनेजर से बात टाइम करनी लगा? होगी। ज्योग्राफी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है एंड इन्वायरमेंट कंप्लीट है। जितनी भी नेवल थी ना सभी कंप्लीट है, 12-13 बुक से। टॉप आ जाओगी। देखो आप लोगों की आवाज अच्छी नहीं, मतलब क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ये सर कट कट के आ रहा है। लाइन कट गई। चलिए यार बताओगे कोई कितने फीस बुक लेगी? आया तो चलो हो गया, अब हम लोग करें बात। कहाँ गए थे? सर क्लास चलाइए। स्टार्ट करवाइए। अब हम लोग बात करें, आप लोग का हो गया। जी जी सर। सर, जी सर चलाइए। और कुछ बचा है तो फिर बात के लिए रखो क्लास के बाद। क्या? अब आप ये सर पढ़ाई। हाँ, आफ्टर क्लास भी कुछ बचा के रखो। एक ही दिन सब नहीं खत्म करने। जल्दी। ठीक है, तो ये कौन बच्चा है महानुभाव, चतुर्भुजाकार टाइप का बैठा हुआ है? सर एंशिएंट हिस्ट्री भी आप ही पढ़ाओगे? गर्मी में फुल स्लीव शर्ट पहन करके एकदम बैठा हुआ है। एसी रूम में बैठा है क्या दीपक? नहीं सर। हम देख रहा पढ़ा के पसीना में डूबे हुए हैं, तुम तो एकदम फुल स्लीव शर्ट पहन करके बैठा है बच्चा। किरदार तो तेरा एकदम पंखा चल रहा है। तेरा किरदार तो एकदम असरदार है। अच्छा है, ठीक है। राहुल को समझ में आ रहा है? सबसे सीरियस बच्चा हमको क्लासरूम में राहुल लगता है। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है, रणबीर कपूर टाइप का। क्या बात है, खुजली नहीं होता है? आप लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? आप लोग को अन्नस नहीं बढ़ता? हम लोग का तो एक दिन बढ़ जाता है तो लगता है उखाड़ के फेंक दें। और आप इतने बड़े बड़े गर्मी में दाढ़ी रखे हुए हैं। अच्छी बात है, थोड़ा मेंटेन रखो। ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते हैं चुनार के किला से। यहाँ से अब राजनीतिक पता इनकी शुरू हो जाती है। गलती करते हैं, भूल करते हैं। ये 1537 में चुनार, जो कि पूरब का द्वार कहलाता है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं हुमायूं को सबक सिखाने के लिए। लेकिन वही इनकी पुरानी फितरत, 6 महीना आकर के इंतजार करते हैं। 6 महीने तक बैठे जाते हैं। इस दौरान शेर शाह क्या करता है कि इसको चाहिए था धन, इसको चाहिए था पैसा। माइक ऑफ कर लो प्लीज। दीपक अपना माइक ऑफ करो। भूल जाते हो? हाँ, एक व्यक्ति अगर अपना माइक ऑन रखेगा देन पूरा क्लास परेशान हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये आकर के चुनार को 6 महीना तक घेरा डाले रहता है। और इधर शेर शाह बंगाल पर कब्जा करके बंगाल से अपार संपत्ति लूटता है। और लूट करके यहीं पर कैमूर की पहाड़ी है, हमारा जिला वहीं पड़ता है, कैमूर की पहाड़ी। स्वीटी शर्मा,
यस लेट सर। से लेट से ज्वाइन की हो आज? नो सर, मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो यहीं पे ये रोहतासगढ़ का किला है। इसी किले के नीचे हमारे मामा गांव पड़ता है, गांव है मुझे। ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितेश्वर के नाम पे किला बनाया गया था। ऐसी इसका मीथ है, कल्पना है कि एक रात में एक किला बना था। कितना सच्चाई है ये नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि एक रात में एक किला का निर्माण हुआ था, वो भी सपनों में, ख्वाबों में हुआ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो वास्तविकता में इस किले पर आकर के पूरे बंगाल को लूट करके अपार धन संपत्ति लेकर के शेरशाह रोहतासगढ़ के किले में बैठ जाता है और यहीं से इनको चैलेंज देता है हुमायूं कि अगर आप में दम है तो आइए रोहतास जीत लीजिए, रोहतासगढ़ का किला। सर रोहतास किस राज्य में है? हाँ, रोहतास बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास जिला। इसी रोहतास जिला में सासाराम पड़ता है, जहाँ शेरशाह की राजधानी हुआ करती थी। सासाराम शेरशाह की कैपिटल हुआ करती थी। आज भी उसका रौजा है, शेरशाह का रौजा, जो पानी के बीच में बना हुआ है, जिसमें उसको दफन किया गया था। तो ये रोहतासगढ़ के किला में बैठ जाता है और रोहतासगढ़ के किला में बैठ करके हुमायूं को चुनौती देता है। हुमायूं कहता है कि हम तुमको छोड़ दे, तुम हमको रोहतासगढ़ का किला दे दो। अब इसको पता चलता है कि भाई रोहतासगढ़ का किला भी भव्य है और अगर इस पे भी कब्जा कर लिया जाए तो स्ट्रेटेजिकली, सामरिक रूप से हम पूरे बिहार को कब्जे में कर लें। तो ये शर्त रखता है, बोलता है हुजूर हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन एक शर्त पे, हम आपको 10 लाख रुपया वार्षिक कर भी देंगे, आपकी संप्रभुता भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे हम, लेकिन हमको बंगाल दे दीजिए, हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे, हमको बंगाल दे दीजिए। क्योंकि बंगाल के इसको चस्का लग गया था, बंगाल में राजस्व पर्याप्त मात्रा में मिलता था, इतना राजस्व मिलता था जितना कि पूरे भारत में, हिंदुस्तान में नहीं मिलता था। इतना राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन बंगाल से होता, क्योंकि कृषि, यहाँ का कृषि सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह से सेटल्ड था। यहाँ का भूमि जो था पूरी तरह से फर्टाइल था। आपको पता है कि लोअर गंगेटिक प्लेन का रीजन है, तो पूरा उपजाऊ भी था, तो इस वजह से इसको बहुत फायदा दिख रहा था। तो इसने, हाँ, चावल का कटोरा कहा जाता है, सही बात है। और चावल का कटोरा बिहार में रोहतास जिले को कहा जाता है। अगर कोई बीपीएससी देने जाएगा तो याद रखिएगा, रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है बिहार में। बिहार का सबसे लिटरेट स्टेट है, 92% लिटरेसी है रोहतास जिला। ये भी याद रखिए, बाय द वे अगर बीपीएससी देने जाएंगे तो अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसने ये शर्त रखी, कंडीशन रखी हुमायूं को कि आप ये सब शर्त मान लीजिए, हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे। बिहार बोले हैं? बिहार, 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 BIHAR। हेलो, बिहार, बिहारी मतलब कि कोई राज्य जैसे? ठीक है सर। तो बिहार इस शर्त पे कहता है कि हम छोड़ करके चले जाएंगे, हमको बंगाल दे दीजिए। हम बंगाल में जा करके, और ये भी कहता है कि हमको खुतबा पढ़ने और सिक्का जारी करने का भी अधिकार दिया, क्योंकि इससे पहले ये काम कर चुका था। वो अपने नाम का टंका, चांदी और तांबा का सिक्का जारी करता था, उस पे उसका नाम खुदा होता था, उसके नाम का प्रॉपर खुतबा भी पढ़ा जाता था। तो ये बोला कि हम बिहार छोड़ करके चले जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, आपका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एज ए रीजेंट के रूप में हम बंगाल में हुकूमत करेंगे, बोलिए। तो हुमायूं को लगा कि अरे यार, बंगाल दे दे इसको, ये तो हो ही नहीं सकता, बंगाल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन उसको होता है। तो हुमायूं भी लालच में था कि हम इसको बंगाल नहीं देंगे, और ऐसा शर्त रख दिया। ऐसी स्थिति में क्या हो, हुमायूं नहीं माना इनकी शर्त को और चल दिया बंगाल फतह करने के लिए। बंगाल पहुंच गए 38 में, 37 में ये चुनार का किला जीते और 38 में ये पहुंच गए बंगाल अपने सेना लाम लश्कर को लेकर। और इधर बैठा हुआ है रोहतासगढ़ के किला में शेरशाह, इंतजार में कि अब आइएगा कि नहीं, कि उधर रहिएगा, आइए। और समय के अवसर के तलाश में बैठ गया। आइए, जून के महीना में इनको फंसाएगा जब बारिश होने लगे, बिहार पूरा बाढ़ में डूबने लगे। बिहार शुरू से बाढ़ में डूबता आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे जो आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो यहाँ का जो भारतीय प्लेट है, यहाँ पे नैरो हो गया, हिमालयन प्लेट, और यहाँ पे भारतीय प्लेट नैरो हो गया, संकीर्ण हो गया, ये गड्ढा हो गया। इधर से सारा उत्तर का पानी आता है और इधर से सारा उत्तर का पानी आता है। दिन यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आता है, बिहार, असम, बंगाल। ज्योग्राफी में नेपाल भी ना पानी छोड़ता है सर। हाँ हाँ, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे। तो मेन कारण यहाँ का जो भू आकृति है वही जिम्मेवार। भारत में बिहार का पानी जाता है ना सर, कहाँ से? हिंद महासागर का वास्तव भी जाता है। दीपक, तुम अपना माइक और कोई माइक ऑन किया है? यार बंद कर दो।
कौन ऑन किया है? ये पूरा एकदम इको कर रहा है। 2-4 सिस्टम खोल के बैठे हो क्या? पूजा, पूजा माइक ऑफ करो बच्चा। सर कोई राघव है। कौन है? राघव। राघव चड्ढा, मोहित, बहुत तेज साउंड था सर। हाँ भुवनेश्वरी, ये दोनों के दोनों माइक ऑन करके रखे हैं। सुमित झा भी अपना माइक ऑन करके रखे हैं। सुमित, भुवनेश्वरी और मोहित सब के सब अपना अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। सुमित अपना ऑन ऑफ करो बच्चा, ऑफ नहीं किए हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए आप लोग, क्योंकि एक व्यक्ति आना, अगर 2 सिस्टम एक साथ लॉगिन किए हैं आप लोग देखने के लिए तो इको करेगा ही, तो इसलिए एक का म्यूट करके रखिए पूरा। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारा शेरशाह यहाँ रोहतासगढ़ के किला में बैठा हुआ है। ये पहुंच गया 38 में बंगाल। अब ये जब बंगाल में पहुंचे तो क्या हुआ है, तो इधर जो हुमायूं का एक भाई अस्करी है, और अस्करी ये क्या किया है कि आगरा पहुंच गया है, गुजरात से आगरा पहुंच गया, और आगरा पहुंच करके अपने आप को सुल्तान और बादशाह घोषित कर दिया। अब इसका भाई है, इसको समस्या में डाल, आपको बोले भी है कि बार बार इसको दगा दे। तो यहाँ पे आगरा में इसका भाई चैलेंज दे देता है, आगरा में आकर के अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है कि हम भारत के बादशाह हैं, हुमायूं नहीं। दूसरी ओर कामरान भी काबुल से आ जाता है दिल्ली, और दिल्ली पे आकर के उसको फतह करने की कोशिश करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है, और वो भी दिल्ली से आगरा की ओर कूच कर जाता है। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं बंगाल में, इनको पता चलता है कि अरे यार मेरा तो, हम आए इधर केरल घूमने के लिए, उधर मेरा अमेठिया छीना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बेचारा चलता है वापस, और यहीं पे शेर साहब बैठ करके इंतजार कर रहा है कि अब से बंद करके गए हैं, आइए उधर से वापस। ये आते हैं, चलते हैं, कहाँ आना है इनको? आगरा। आगरा आने के लिए इनके पास रास्ता है क्या भाई? जो जीटी रोड अशोक के समय से ही बना हुआ है। शेरशाह अशोक ने जीटी रोड नहीं बनाया था, इसको उत्तरापथ कहा जाता था, जो बंगाल से पाकिस्तान तक जाता था। आप लोग चाणक्य सीरियल देखे होंगे तो देखे होंगे। तो ये जीटी रोड पकड़ करके चलते हैं कि चलो भाई ये रास्ता सड़क पकड़ करके हम आगरा पहुंचते हैं। लेकिन इनका जो सहयोगी था वो बोला था कि इस रास्ते से मत जाइए, शेरशाह बैठा होगा बीचे रास्ता में, रोहतासगढ़ में, रोहतासे से गुजरता है सासाराम से जीटी रोड, वहीं पे बैठा होगा। तो ये बात नहीं माने, इनको लगा कि शेरशाह का क्या बिसात औकात की मेरे को कुछ कर ले। तो ये सेना लेकर के चले। रास्ते में इन्होंने एक गलती कर दी, अपने भाई को जो इनके साथ था हिंदाल, उसको भेज दिए कि चले जाओ तो मुंगेर। मुंगेर में भी कुछ अफरा तफरी मचा हुआ था, विद्रोह हो रहा था, उसको जाकर के कंट्रोल करो। तो आधा सेना तो इन्होंने भेज दिया हिंदाल के साथ मुंगेर, बची हुई सेना लेकर के ये चले गंगा के किनारे किनारे, कहाँ? आगरा इनको पहुंचना है। अब यहीं से इनका गलत डिसीजन शुरू हुआ, इन्होंने अपने सहयोगियों का बात नहीं माना। बात है ये ऐसे रोड पकड़ करके सोचे कि ये गंगा नदी के किनारे किनारे हम चलेंगे, और यहीं पे जीटी रोड है, ये जीटी रोड से हम पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे शेरशाह रोहतास में बैठा हुआ। अब 39 में पहुंच गए। इनका जो सहयोगी था वो पहले बोला था कि आप एक काम करो, अगर जाना ही आगरा है तो आप गंगा नदी को यहीं से क्रॉस कर जाओ बंगाल से ही, और उत्तर चले जाओ आगरा, यहाँ से फिर पहुंच कर आगरा पहुंच जाना आप। तो इन्होंने बोला नहीं, उधर से नहीं जाएंगे, हम जीटी रोड से जाएंगे। ये आराम बिलासी आदमी था, सोचा क्यों तकलीफ करना है। तो एक सेना भेज दिए उधर, और बची हुई सेना लेकर के ये दक्षिण से ही ऐसे ऐसे चले, और पहुंच गए यहाँ पे बिहार में। जब बिहार में पहुंचे 1539 में, तो यहीं पर एक चौसा नामक जगह है, बक्सर में, बिहार के बक्सर में एक जगह है चौसा, और ये चौसा दरअसल कर्मनासा नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्मनासा नदी के बारे में जानते हैं? कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ज्योग्राफी का विषय है, याद रखना है। और ये यूपी के 3 जिला चंदौली, बनारस, गाजीपुर होते हुए बक्सर में गंगा में मिल जाती है। अब यही बक्सर, जहां पे कर्मनासा नदी बक्सर में मिलती है, यहीं पे शेरशाह अपना पड़ाव डाल करके बैठा हो। आइए, आपका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। और याद रखो, शेरशाह 1 नंबर का छापामार युद्ध का सिद्धहस्त व्यक्ति था। वो सीधे नहीं लड़ता था, उस दुश्मन को देखता था कि इसका क्या बिसात है, क्या औकात है, उसी अनुसार से अपना रणनीति चेंज करता था।
वो प्राण प्रतिष्ठा और आन बान में काम नहीं लेता था, चतुराई से काम लेता था, जैसे शिवाजी लेते थे। मराठों ने कैसे औरंगजेब को और मुगलों को चुनौती दे करके रखा, उस विराट समय में जब मुगलों की बोलबाला पूरे भारत में थी, शिवाजी जैसे लोगों ने चुनौती दे करके उनको सिमट करके रख दिया था। सर साउंड स्लो हो गया है, साउंड स्लो हो गया है। देवाशीष बेहरा, साउंड स्लो है आप लोगों को? नो सर। सर ठीक से आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा थोड़ा सा अपने तरफ से देख लो। तो ये कर्मनाशा नदी का भी थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, मजा आ जाएगा। कर्मनाशा नदी के बारे में कहावत ये है कि आपने जितने भी जीवन में कर्म किए होंगे, अगर इस गलती से भी इस नदी में नहा लिए तो आपका सारे का सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, अच्छे कर्म बुरे कर्म। दरअसल इसका कहानी ये है कि राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत हुए थे, तो सत्यव्रत को बहुत इच्छा थी कि वो सशरीर स्वर्ग चले जाए। ये कर्मनाशा की बात बता रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री का विषय है, तो हिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाएगा मैपिंग में तो आपको कहानी भी लिखना पड़ेगा कि ऐसा इसका कहानी है, हर एक स्थल का इतिहास है। तो कर्मनाशा जो नदी है ये पाप या कर्मनाशनी नदी है। कर्मनाशा बलि तो दोबारा बोलो क्या? कर्मनाशा कर्मनाशा कर्मनाशा। सर नेटवर्क इशू हो गया था, सुन नहीं रहे ठीक थे, है। दोबारा से बोलिए। कर्मनाशा नदी कैमूर से निकलती है, यूपी के 3 जिला से होते हुए बिहार के बक्सर में जाके मिल जाती है। ठीक है। कर्मनाशा नदी का मीथ ये है, कल्पना ये है, क्या कहानी ये है कि ये माना जाता है कि ये दरअसल राजा हरिश्चंद्र के जो पिता थे सत्यव्रत को इच्छा थी कि वो सशरीर स्वर्ग चले जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने विश्वामित्र के शरण में जा करके ये आवाज तो आने दो। आवाज नहीं आ रहा है। ये सब जो बात हम बोल रहे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी चलना है, ये ना कि अमूर्त रोबोट की तरह सिर्फ सुनना है। वो सब के सब पॉइंट आपको आगे काम आएगा। राहुल तुम कुछ हिलता डुलता नहीं है, एकदम साइलेंट मोड में है कि हमको सब दिख रहा है, हमको जब जिसको देखने को मन करता है हम देख लेते हैं जिसका वीडियो ऑन है। तो इसलिए आप लोग लिखते चलिए, जैसे मोहित लिख रहा है देख लो। तो सभी लोग आप लोग लिखते भी चलिए, जो भी पॉइंट जिस जगह पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको आगे काम आएगा। आप जब किताब पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे तो वो सब चीज मिलेगा तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। तो एक कर्मनाशा की कहानी है कि सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं और इसके लिए विश्वामित्र के पास चले गए, और विश्वामित्र जाति से क्षत्रिय से और ऋषि बने हुए थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कई गलतियां की थी, आपको पता ही है। मेनका के संसर्ग में भी एक बार चले गए थे और इनका साधुत्व खतरे में आ गया। वशिष्ठ के पास भी गए थे, लेकिन वशिष्ठ माइक म्यूट कर ले, बाकी सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। तो विश्वामित्र के संसर्ग में गए तो विश्वामित्र अपने तपोबल से सत्यव्रत को स्वर्ग लोक भेज दिए सशरीर। अब इंद्र वहां पे इसको देखे तो भड़क गए, बोले तुम सशरीर यहाँ पे कैसे चले आए भाई, यहाँ तो प्राण आता है, सिर्फ ऊर्जा आ सकती है आपकी। गुस्सा से उनको ऊपर से भेज दिया नीचे। अब ऊपर से जब ये नीचे आ रहे हैं, नीचे मुंह के बल, तो नीचे से जितना प्रभाव और ओज विश्वामित्र का था ये बीच में आकर के लटक गए, त्रिशंकु बन गए, न तो ऊपर गए न तो नीचे गए, अब बीच में लटके रह गए सत्यव्रत। तो मान्यता और मीथ ये है कि लटकने की अवस्था में सत्यव्रत के मुंह से जो लार गिर रहा था निरंतर, उसी लार से एक कर्मनाशा नदी बनी है। तो कर्मनाशा नदी की ये ऐतिहासिकता है, याद रहेगा जिंदगी भर। समझ में आ गया मीथ इसका कहानी। इसीलिए इसको कर्म को नाश करने वाला कहा जाता है। और जब आप बिहार से यूपी प्रवेश करेंगे देन इस नदी को पार करके ही कर्मनाशा नदी कैमूर नदी में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अब इसी कर्मनाशा नदी पर यहाँ पे चौसा है बक्सर के पास, यहीं पे डेरा जमा करके बैठा हुआ था हुमायूं शेरशाह। जब हुमायूं को पता चला कि शेरशाह यहीं पे बैठा हुआ है तो ये बेचैन हो गया कि चले हम आक्रमण करने। अब करना ये चाहिए था इनको कि तुरंत इनको नदी को क्रॉस करके चौसा में अटैक करना चाहिए था, ये नहीं किए। यहाँ पे बैठ गए 4 महीना, फिर यहाँ पे आराम करने लगे। 4 महीने तक लंगर उंगर डाल दिए। हुमायूं भी, शेरशाह भी इनको भटकाता रहा, संदेश दे करके कि आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है, मतलब लोभ लालच दे करके इनको पूरा आप कह सकते हैं कि बहलाता फुसलाता रहा। ऐसी स्थिति में वो इंतजार में था कि बरसात का मौसम कब है। तो यहाँ पे लंगर डाल करके ये बैठे हुए हैं, इधर ये बैठा हुआ। अब यहाँ का पूरे ज्योग्राफिकल कंडीशन से शेरशाह वाकिफ है कि कब क्या होने वाला है। इनको पता नहीं है, ये तो आए हैं आगरा से।
अब बिहार के ज्योग्राफिकल सिचुएशन इनको पता नहीं है, ग्राउंड लेवल की राजनीति इनको पता नहीं है क्या होता है। तो यहाँ पे जब जून का महीना आया तब तक ये सब के सब क्षेत्र इनका लगा डूबने। गंगा में बाढ़ आ गया, चौसा में बाढ़ आ गया, इनका जो लंगर डाले हुए थे 4 महीने से सब के सब डूब गया, इनका जितना तोप उप था सब पानी में डूब गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अब ऐसी स्थिति में शेरशाह इनके ऊपर अटैक कर दिया तो इनके जितने भी किरदार, जितने भी सेना उना थे, अधिकतर जान बचाने के चक्कर में नदी में कूद करके भागे, कुछ नदी में मर गए। ये भी किसी तरह से जान बचा करके पहुंच गए आगरा, तो यहाँ से बेचारे का जान बच गया। चौसा के युद्ध में ये किसी तरह से जान बचा करके भाग गए, शेरशाह के हाथों ये बच। लेकिन ये यहाँ पे पहुंचे तो ये सोचे कि यहाँ पे जो इनका भाई है वो भाई हमको सैनिक सहायता देगा और फिर से आक्रमण करेगा, तो फिर आएंगे एक बार। तो चौसा का युद्ध क्लियर हो गया। ये घटना है 26 जून, चौसा का युद्ध 26 जून 1539। चौसा का युद्ध में इसका मतलब शेरशाह का, सर चौथा का युद्ध में इसका मतलब शेरशाह का ये हुआ फतह है। हाँ, शेरशाह का फतह हुआ। ये भाग गया पीठ दिखा करके तो फतह ही तो हुआ। ये किसी तरह से भिश्ती एक नाविक मिला, उसी के साथ छुप करके बैठ करके भागे आगरा। सर 26 जून 19 से क्या बोले थे सर? 26 जून 1539। ये जून का महीना, बारिश का महीना, बिहार बाढ़ में डूबा हुआ, गंगा नदी पूरे उफान पे है। और शेरशाह तभी अटैक करता था जब प्रकृति उसको साथ देती थी, ऐसे अनावश्यक अटैक कभी नहीं करता था। 1 नंबर का रणनीतिकार था। जैसे पाकिस्तान तभी अपना घुसपैठिए भेजता है जब पूरा बर्फबारी हो, जब सेना ऊपर से गिलगिट और बल्टिस्तान के क्षेत्र से भारत अपने पीछे खींच लेता था, तभी जाकर के वो उन क्षेत्रों पर ये करता है। तो किसी भी युद्ध में ये एक रणनीतिक कुशलता होती है, कौशलता होती है कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को जानिए। जब तक से आप ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे देन आप कुछ भी नहीं समझेंगे। इसलिए ज्योग्राफी को जानना सबसे पहले जरूरी है। आप भी जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र की नदी, तालाब, खेत खलिहान वगैरह मुआयना करते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ कंफर्टेबल है, देन आप वहाँ पे रहना पसंद करते हो। तो हुमायूं को इस चीज का पता नहीं था, अनुभवहीन था। उसको लगता था कि हम मुगल बादशाह हैं, कुछ भी कर लेंगे, मेरे सामने कोई भी नहीं। लेकिन उसकी वो भूल थी। और शेरशाह 1 नंबर के चपल भेड़िया, लोमड़ी था। वो समझता था कि हमको कब अटैक करना है और कब नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में शेरशाह के सामने पीठ दिखा करके आगरा भाग गए। और यहीं पर इसी विजय के बाद शेरशाह ने शेर खां से शेरशाह बन गया है। अब ये अपने आप को शेरशाह का घोषित कर दिया और अपने आप को हजरत आला भी कहने लगा। हजरत आला यानी कि श्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ। आला का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आला का हजरत यानी कि उनका भी उनसे भी महान। तो श्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बन गया शेरशाह। यहाँ पे हजरत आला कहलाया। बोलो। शेर खां ही शेरशाह है। हाँ, शेर खां आप शेरशाह। हजरत आला जो इसको उपाधि मिली, इसको खुद ने दी कि इसको किसी और ने? खुद से लिया। राजतंत्र में सब कुछ अपने से हासिल करना होता है, कोई देता नहीं है। किसी का औकात नहीं है कि कोई राजा को कुछ दे। उपहार दे सकता है, उपाधि नहीं। उपाधि स्वयं से अर्जित की जाती है। सर शेरशाह सूरी था ना? हाँ, शेरशाह सूरी ही सूरवंश का था, तो इसलिए सूरी होता है। ठीक है। तो अब यहाँ ये शेरशाह बन गया, ये हजरत आला कहलाने लगा। और इसके नाम का अब हर एक जामा मस्जिद से खुतबा पढ़ा जाने लगा। अब इसका खुतबा पढ़ा जाएगा, यानी कि भारत का सुल्तान ये डिक्लेयर हो। ये चले गए। सर ये खुतबा क्या होता है सर? खुतबा माने? खुतबा का मतलब होता है कि ये समझ लो कि एक तरह से नैतिक स्वीकृति है, जो जिसके नाम पे, राजा के नाम पे या बादशाह के नाम पे पढ़ा जाता है। दरअसल ये खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अभिव्यक्त होता है। कि खलीफा जैसे होता क्या है इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक जगत में, कि जब भी जो नमाज होता है, नमाज अता किया जाता है, तो नमाज अता करने से पहले जब खलीफत स्टेट था पूरे दुनिया में, जहां जहां इस्लामिक राज था, तो नमाज अता करने से पहले खलीफा का यानी कि धार्मिक गुरु जो इस्लाम का मेन होता है, उसको खलीफा कहा जाता है, उसकी सत्ता को। जैसे आपके यहाँ धार्मिक गुरु शंकराचार्य हो, 4 शक्तिपीठ, 4 पीठ का 4 अलग अलग शंकराचार्य, तो उसी तरह से उनका खलीफा होते हैं। तो खलीफा के नाम का पहले फरमान पढ़ा जाता है कि फलना के संसर्ग में, फलना के छत्र छाया में इस्लामिक जगत ऐसा कर रहा है, अल्लाह उसको ऐसा करे। तो उसमें
जो वहां का बादशाह होता है, सुल्तान होता है, उसका भी नाम होता है। तो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खुतबा में इसका नाम पड़ा जाता है। तो खुतबा एक तरह से समझ लो कि नैतिक धर्मादेश है जो पढ़ा जाता है। ठीक है, इससे स्वीकृति मिलती है या प्रामाणिकता मिलता है कि अब ये बादशाह है, सभी लोग इसको सम्मान करेंगे। ओके सर। क्लियर है? ओके सर। तो ऐसी स्थिति में ये आगरा गए और आगरा से जाकर के कामरान को कहा कि भाई चलो दोनों भाई मिल करके हम लोग, टाइम तो यार बहुत हो गया, 9:36 हो गया। ठीक है, इसको आखिरी कर देते हैं। उसके बाद दूसरा क्लास भी चालू होने वाला है। कितना बजे से आप लोगों का क्लास चालू होने वाला है? सर 9:40 से। ठीक है, तो 9:40 से आप लोग बादशाह का नाम का गुणगान तो किया जाता है। हाँ, तो पढ़ा दीजिए ना। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए। हाँ, तो अभी इधर तक कर देते हैं, 40 तक कर देते हैं। उसके बाद फिर भागने वाला कहानी और वापस आने वाला कहानी नेक्स्ट क्लास में, और अकबर भी नेक्स्ट क्लास में अकबर भी। ठीक है, ओके सर। तो ऐसी स्थिति में ये आगरा चले गए। 1539 में जाकर के अपने भाई के साथ सैनिक लेकर के अब फिर से आक्रमण करने का सोचने लगे। और शेर शाह स्थिर नहीं बैठा, यहाँ से वो कन्नौज तक पहुंच गया और कन्नौज पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लिया। अब यहाँ पे फिर से इसके बीच हुमायूं और शेर शाह के बीच में आक्रमण या युद्ध शुरू हो गया। ये बात है 1540 का, जब शेर शाह और हुमायूं के बीच में बिलगरामी में युद्ध होगा, जो दोनों के बीच का आमने सामने का आखिरी युद्ध होगा। तो नेक्स्ट है चौसा के बाद बिलगरामी। सा लड़ाई हुआ सर 1540। हाँ, कौन सा लड़ाई हुआ? बिलगरामी। सर बिलग्राम कन्नौज ही है। हाँ, कन्नौज के पास ही है बिलग्राम। ठीक है, नहीं हरदोई में है। अब आखिरी लड़ाई हुमायूं और चौसा के बाद आखिरी लड़ाई बिलगरामी का। आ जाइए बिलगरामी में। आगरा से ये चलते हैं अपने सेना लेकर के। काहे के लिए भाई? तो शेर शाह को मात देने के लिए 1540 में पहुंचते हैं कन्नौज का बिलगरामी में। सर जब वो आगरा गया था तो उस समय उसका भाई था ना सत्ता में। हाँ, कामरान था वहां पे। तो कामरान से कामरान और अस्करी दोनों थे। बोलो जी। तो ये लोग ने सपोर्ट किया था उनको। हाँ, यहाँ पे उसको समझाया बुझाया, दाव लगा दिया कि भैया अगर हम लोग ये कर देंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। समझा बुझा कर वो सब भी अस्थिर व्यक्तित्व का, विचलित व्यक्तित्व का था। वो लोग भी कभी शेर शाह से मिल जाता, कभी हुमायूं के साथ खड़े भी हो जाता। आप देखेंगे बाद में हुमायूं के साथ भी है। जब पता चल जाता था कि ये हम लोग को भी नहीं छोड़ने वाला था, हुमायूं के साथ मिल जाता। और जैसे ही मामला अस्थिर होता था देन वो हुमायूं के खिलाफ भी हो जाता था। तो वो लोग थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट था, पूरी तरह से अवसरवादी था। ठीक है, तो 1540 में हुमायूं और हुमायूं के भाई और हुमायूं तथा शेर शाह के बीच में युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों भाई पराजित होते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इनको फाइनली यहाँ से भी भागना पड़ता है और भाग करके ये वापस पंजाब चले जाते हैं। तो 1540 का बिलगरामी का युद्ध भी शेर शाह के हाथों पराजय मिलता है। शेर शाह के हाथों हुमायूं का पराजय मिलता है। और अब ये इनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पे कोलैप्स कर गया। अब ये भागे भागे फिरेंगे 1540 से, चले गए पंजाब। अब पंजाब तक अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। पंजाब तक शेर शाह अब इनको दौड़ाएगा। अब यहाँ से फिर भागेंगे, सिंध आएंगे। सिंध में आकर के वहीं पर इनको हमीदा बानो बेगम से प्यार होगा। वहीं उनको 1541 में विवाह करेंगे और वहीं पर एक सिंध में एक छोटा सा राज घराना है अमरकोट का, वहीं पर इनका बेटा 1542 में जन्म लेगा, जिसका नाम होगा अकबर। अब वहां से इनका पॉलिटिकल करियर डाउनफॉल लगभग 10 साल तक, नहीं 1542 से लगभग 1555 तक ये दिल्ली और आगरा से दूर रहेंगे। जिसकी बात हम अकबर ना सर। हाँ, अकबर। आज का क्लास हम लोग इतना ही करेंगे। सर आज का क्लास हिस्ट्री के जो नया ग्रुप बना है उस पर डाल दीजिए। कहाँ डाल दें? जो हिस्ट्री का ग्रुप है उस पर डाल दीजिए सर। सर आज का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? पीडीएफ हम कहीं यूज किए हैं?
नहीं सर, जैसे आप पहले यूज कर रहे थे का वैसा ग्रुप बनाया तो हम हमको ऐड पीडीएफ कर सिर्फ एक ही दिन यूज किए हैं, उस दिन मेरा वीडियो का अनुभव नहीं था, इसलिए पीडीएफ यूज नहीं करते हैं। आप वीडियो उस कहाँ पॉइंट को, मिलती है हमको तो पता ही नहीं चल रहा। वीडियो सर कहाँ आज मिलता है? आज डालने वाले ग्रुप पर। वीडियो सर आप ग्रुप पर ही वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, हम सर आपको ग्रुप हिस्ट्री में। का सर ग्रुप है सर। हाँ हम लोग अच्छा, इतना नहीं है लंबा उसमें। वीडियो 1-1.5 घंटे का वीडियो व्हाट्सएप पे चले जाएगा? चल जाएगा। आप पीडीएफ बना के डालेंगे तो आ जाएगा उस पे, आप लिंक डाल दीजिए, बाकी सब उस पे अपने आप आ जाएगा। मोहित भाई वीडियो है तो उसका ग्रुप है, हम लोग को ऐड कर दो यार। ठीक है, ऐड कर दीजिएगा। जो ऐड नहीं है प्लीज सबको ऐड कर दो, या लिंक एक बार शेयर कर दो। गौतम, हाँ एक बार गौतम लिंक किया था शेयर ना? कर देने का गौतम एक बार सर। फिर से लिंक शेयर कर देना बच्चा सबको। अभी इसमें उसने क्या नाम, किसी ने भी लिंक शेयर की थी ना व्हाट्सएप पे, उस पे प्रीति शर्मा, आज कोई कंफ्यूजन नहीं है बाबू आपको? प्लीज सर मेरा सब्सक्राइब लिंक शेयर कर देना। सर वही बैकअप क्लास का प्रॉब्लम है। अब इसके बाद दूसरा क्लास है ना, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, ओवर करते हैं, 9:45 हो गया है। ठीक है, हाँ देखो लिंक आ गया, लिंक देख लो अपना। हाँ सर, आप सभी ज्वाइन हो गए हैं। लिंक से हाँ आप सर, लोग, सभी ज्वाइन हो गए, आप डाल सकते हैं वीडियो। हाँ हम थैंक यू डाल, सर। लेकिन अभी उम्मीद मत रखना कि अभी ये डाल देंगे। नो सर, थैंक यू सर। हाँ कल सुबह में थैंक यू डाल सर। देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ, चलो जाओ। समझ में आया? अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और अकबर को देखेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो लीव करें। यस सर। चलो गुड नाइट सर। गुड नाइट, सबा खैर। थैंक यू सर। चलो बाय। गुड नाइट सर।